कुछ लोग डार्कनेस से डरते हैं और कुछ लोग डार्कनेस को समझते हैं। वेडनेसडे एडम्स उनमें से जो अंधेरे में भी सबसे ज़्यादा क्लियरली देख सकती है। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ वेडनेसडे एंड दिस इज चैप्टर 2 या कहें सीजन 2। वेडनेसडे अब भी वही है, कोल्ड, शार्प एंड हॉनेस्ट। इस बार वेडनेसडे सिर्फ दुनिया से नहीं, वो खुद से भी लड़ रही है। उसके डिसीजंस, उसके इंस्टिंक्ट्स और उसका पास्ट, सब चीज़ें एक साथ कोलाइड करने वाली हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार खतरा अंदाज़ा लगाने जैसा नहीं है। नेवरमोर एकेडमी का एटमॉस्फेयर पहले से ज़्यादा हैवी है। साइलेंस में भी टेंशन है और हर नॉर्मल लगने वाली चीज़ के पीछे एक अनदेखा सा प्रेशर छुपा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो लेकिन कोई क्लियरली नज़र नहीं आता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पास्ट यहाँ पीछा नहीं छोड़ता। वेडनेसडे इस सीज़न में सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करती, वो क्वेश्चन करती है अपने ही इंस्टिंक्ट्स को। और जब एक ऐसी लड़की जो इमोशंस पर बिलीव नहीं करती अपनी सोच पर डाउट करने लगे तो समझ जाओ चीज़ों का लेवल बढ़ चुका है। रिलेशनशिप्स भी इस बार सिंपल नहीं है। कुछ लोग क्लोजर लगते हैं पर ट्रस्ट करना आसान नहीं। कुछ कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर क्रैक्स क्लियरली नज़र आते हैं। यहाँ हर स्माइल के पीछे एक इंटेंशन हो सकता है। वेडनेसडे सीजन 2 जंप स्केयर या शॉक वैल्यू से ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेंशन पे काम करता है। यह सीज़न आपसे सवाल पूछता है, सच क्या होता है जब हर पहलू अलग हो? कंट्रोल पावर है या वीकनेस? और क्या हमेशा राइट होना सही डिसीजन होता है? सो लेट्स सी। वेडनेसडे एडम्स। फिलहाल वेडनेसडे एक सीरियल किलर के बेसमेंट में बंदी है। वह सिचुएशन में कैसे आई, चलो पता करते हैं। 6 हफ्ते पहले की बात है। इस बार की छुट्टियों में वेडनेसडे ने अपनी दूसरी दृष्टि पर काम किया। वो कैसे? उसका जवाब गुडी की किताब में मिला। और क्योंकि वेडनेसडे को अपनी शक्तियाँ मिल चुकी थी, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना अपने बचपन के फितूर को पूरा किया जाए। कैंसस शहर का मशहूर कास्तिल जो आज तक किसी के हाथ नहीं आया, उसे अपनी दृष्टि से ढूंढने के लिए बस मौका वारदात से एक चीज़ चाहिए थी। किडनैपिंग के दौरान उसके 11वें शिकार ने अपना कीमती बॉलिंग बॉल गिरा दिया था। वेडनेसडे अपना निशाना लगा चुकी थी, अब बस उसे एक चुनौती का सामना करना था। थोड़ी मशक्कत के बाद वो उस कातिल तक पहुंच जाती है, लेकिन इसी दौरान उसकी दुष्ट दृष्टि उसे धोखा दे देती है और इसका फ़ायदा उठा के वो कातिल वेडनेसडे को बंदी बना के अपने बेसमेंट में ले आता है। उस कातिल को क्या पता था उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। वेडनेसडे के एक इशारे पर अपना छुपा रुस्तम बाहर आता है। हम सबका चहेता थिंग उसकी बैंड बजा देता है और अगले दिन उस कातिल की खबर हेडलाइंस के साथ अखबार के पन्नों पर होती है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, उस कातिल को पकड़ने के दौरान वेडनेसडे को इस बार दिव्य दृष्टि आने पर आंखों से आंसू आते हैं, खून के आंसू। ये वेडनेसडे के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वेडनेसडे ये बात किसी को बताना नहीं चाहती और इसका कोई हल गुडी की किताब से भी नहीं मिलता। इसका हल अब उसे खुद खोजना होगा। नाउ फाइनली समय आ गया है नेवरमोर एकेडमी जाने का। पक्सली कुछ ही समय में अब बड़ा हो गया है और उसे अपनी शक्तियाँ भी मिल चुकी है, बिजली की ताकत। हालांकि पक्सली का निशाना अभी कच्चा है, इसकी गवाही तो लर्च भी दे सकता है। पर एक बात ध्यान देने वाली है, उसके पिता के पास कोई शक्तियाँ नहीं है। वेडनेसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर आ चुकी है। पक्सली भी अब से नेवरमोर का स्टूडेंट है। वेडनेसडे अपने पिछले कारनामों की वजह से अब काफ़ी फेमस हो चुकी है, बट इन सब से उसका ध्यान नहीं भटकने वाला और ना ही उसका एटीट्यूड बदलने वाला है। नेवरमोर में काफ़ी कुछ बदल गया है, जैसे कि न्यू प्रिंसिपल बैरी डॉट और न्यू स्टूडेंट्स, जिनमें से एक है एग्नेस डेमिल। इस कैरेक्टर को ध्यान में रखना। एग्नेस वेडनेसडे की सुपर फैन है। अब सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे का रूम लगता है पार्टी हाउस बन गया है और लगता है इनिट को कोई और पार्टनर मिल चुका है। उसका नाम है ब्रूनो वेयरवुल्फ फैमिली से बिलोंग करता है, सेम एज इनिड एजेक्स को काफ़ी इग्नोर कर रही है। इनिड को लगता है एजेक्स और उसके बीच वो प्यार वाली बात है ही नहीं। तभी एक उड़ते तीर के साथ एक फोटो आता है जिसमें लिखा था, स्वागत है वेडनेसडे, मेरी नज़र तुम ही पर है। वेडनेसडे अपनी दृष्टि का प्रयोग करती है बट उसे वो स्टोकर नहीं दिखता एंड यहाँ अगेन उसकी आंखों से खून के आंसू आने लगते हैं। चलो अब चलते हैं कैलिवन हॉल में और मिलते हैं यूजीन से। पक्सली यूजीन का रूम पार्टनर होने वाला है और एजेक्स उनका नया डॉर्म एडवाइजर। अब अगले सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स को प्रिंसिपल डॉट के साथ। प्रिंसिपल डॉट चाहते हैं कि इस साल गाला के फंड रेजिंग कमेटी के हेड मोर्टिशिया एडम्स बने। नेवरमोर को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। पिछले 3 सालों से ये काम विंसेंट थॉर्प कर रहे थे।
जेवियर थॉर्प के पिता। बट जब जेवियर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने जेवियर को नेवरमोर से निकाल लिया। प्रिंसिपल डॉट वेडनेसडे के पेरेंट्स को आज रात यहीं रुकने को कहते हैं और इस बात पर विचार करने को कहते हैं। उन्हें रहने के लिए रॉटवुड विंटेज दिया जाता है। मैरिनेल थॉर्नेल पहले यहाँ रहा करती थी, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, अपने हाइट की मास्टर, जो अब जेल की सलाखों के पीछे है। अगर मोर्टिशिया एडम्स गाला की हेड बनती है तो वो इसे अपना घर ही समझ सकती है। मोर्टिशिया को ये आइडिया अच्छा लगता है, इससे वो वेडनेसडे के आसपास भी रह सकती है और उस पर नज़र रख सकती है, क्योंकि मोर्टिशिया को वेडनेसडे की ज़्यादा फिक्र होने लगी है। गुडी जा चुकी है और अब कोई भी उसका मार्गदर्शक नहीं है। वेडनेसडे को देखकर मोर्टिशिया को अपनी बहन की याद आती है, वेडनेसडे की आंट अफीलिया। वेडनेसडे में उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब वेडनेसडे वहाँ से वापस आने लगती है और इसी बीच वो पुलिस को एक क्राइम सीन पर देखती है। शेरिफ गैल्पिन की जगह उन्हीं की जूनियर रिची सैंटियागो ने ले ली है। क्राइम सीन पर एक डेड बॉडी मिलती है, एक जासूस की। वो आदमी किसी की जासूसी कर रहा था। कौओं के झुंड ने आकर उस पर हमला कर दिया और उसकी आंखें तक निकाल ली। एक कौआ उनमें से थोड़ा अजीब था, जिसकी एक आंख जली हुई थी। वेडनेसडे वहाँ एक आदमी का पीछा करती है और वो होते हैं पुराने शेरिफ मिस्टर गैल्पिन। वो विक्टिम जो मरा है वो गैल्पिन का दोस्त था। वो दोनों किसी केस पर काम कर रहे थे जिसकी वजह से वो मारा गया। मतलब ये एक सोचा समझा मर्डर था। इसका मतलब है इन कौओं का कोई मास्टर है और वो नहीं चाहता उस केस का खुलासा हो जिस पर मिस्टर गैल्पिन चुपके से काम कर रहे हैं। मिस्टर गैल्पिन वेडनेसडे को अपना ठिकाना बताते हैं और कहते हैं, याद रखना ये पक्षी सब देखते हैं। अब सीन नेवरमोर में आता है। कैलिवन हॉल में रात का समय था। डॉर्म एडवाइज़र होने के नाते आज रात एजेक्स स्टूडेंट्स को कहानी सुनाता है, कपाल वृक्ष की। कैलिवन हॉल की परंपरा है कि ये कहानी स्कूल की पहली रात सुनाई जाती है। कई साल पहले एक कमाल का बच्चा था, पर वो दिल का कमज़ोर था। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, अपने आविष्कारों की ड्राइंग बनाता जिन्हें वो एक दिन बनाना चाहता था। मगर डॉक्टरों ने कहा उसके पास वक्त कम है, तो उसने सोचा क्यों ना अपना ही दिल बना लूँ, एक ऐसा दिल जो उसके दिमाग का साथ निभा पाए। ऑपरेशन तो कामयाब रहा और पुरजा दिल ने उस लड़के को बदल कर रख दिया। उसे अब कामयाबी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था और जब वो नेवरमोर पहुंचा तो सबको लगा वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है। पर उसके आविष्कार खतरनाक होते चले गए। पर एक रात उसी का दिमाग उसी की बलि ले गया। सबका कहना है कि उसकी लाश कपाल वृक्ष के नीचे दफन है, यानी खुफिया कब्र। और अगर तुम कपाल की बाईं आंख में कान लगाकर सुनोगे तो उसके पुरजा दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं, धक धक धक। सिर्फ कैलिवन हॉल के सबसे निडर लड़के ही उसके पुरजा दिल की धड़कन को सुनने की हिम्मत कर पाए हैं और कहानी खत्म। सीन प्रिंसिपल डॉट पर आता है। प्रिंसिपल डॉट प्रियंका को फंड रेजिंग कमेटी का स्टूडेंट मेंबर बनाना चाहते हैं, बट प्रियंका इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी काबिल नहीं। स्कूल की आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी नाजुक है। अगर पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए तो कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को स्कूल से निकालना पड़ेगा। प्रियंका भी उनमें से एक है। दरअसल प्रिंसिपल डॉट अपना काम निकलवाने के लिए प्रियंका की साधारण शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रियंका को ब्लैकमेल करते हैं। प्रियंका के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब सीन वेडनेसडे पर आता है। वेडनेसडे को म्यूजिक हॉल में म्यूजिक बजाते देखते हैं और फ्रेम बाय फ्रेम कुछ कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। जैसे पक्सली को उस कपाल वृक्ष की तलाश है। मिस्टर गैल्पिन केस को सुलझाने में उलझे हुए हैं। प्रिंसिपल डॉट पुरानी प्रिंसिपल वीम्स की हर छाप को मिटाना चाहते हैं और एक अनजान कैरेक्टर जिसकी शक्ल हमें दिखाई नहीं जाती, उसका निशाना वेडनेसडे पर है। म्यूजिक के बाद हम मिलते हैं एक और नए कैरेक्टर से, इसाडोरा कैप्री, नेवरमोर की न्यू म्यूजिक टीचर। और मिस कैप्री वेडनेसडे को म्यूजिक की कला के बारे में बताती है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेवरमोर की फाउंडर्स फायर सेरेमनी की तैयारियां हो रही हैं। प्रिंसिपल डॉट प्रियंका को मोर्टिशिया एडम्स से मिलाते हैं ताकि प्रियंका मोर्टिशिया एडम्स को गाला की जिम्मेदारी निभाने में मदद करे। अब रात हो जाती है और सीन वेडनेसडे पर आता है। वेडनेसडे के लिए एक खत आया था जेवियर की तरफ से, क्योंकि जेवियर ने जो फ़ोन दिया था वो तो वेडनेसडे ने गर्म पानी में डाल के बर्बाद कर दिया। जेवियर ने खत के साथ एक तस्वीर भेजी थी, उस कौवे की तस्वीर जिसकी आंख जली हुई थी। जेवियर ने लिखा था कि इसे एक आखिरी तोहफा मानो। ये तस्वीर अचानक मेरे जहन में आई। कोई सवाल मत पूछना, पर ये जो भी है तुमसे जुड़ा है। रहस्य सुलझाने में तो वेडनेसडे एडम्स ऑलरेडी माहिर है। तभी वेडनेसडे अपने टाइपराइटर पर एक नोट देखती है और उस पर एक पहेली लिखी थी। वेडनेसडे की नोवेल गायब थी और ना ही उसके पास उसकी कोई कॉपीज हैं। वेडनेसडे की 2 साल की मेहनत फाउंडर्स फायर सेरेमनी में आग में जलने वाली है।
वेडनेसडे एंड इनिट दोनों सेरेमनी में आते हैं और नोवेल खोजने लगते हैं, पर वेडनेसडे को अपनी जेब में एक नोट मिलता है जिसमें ब्लेड्स लगी थी, जिससे उसके हाथ में खून भी आ जाता है। वेडनेसडे को हिंट मिल चुकी थी, उसकी नोवेल एक पक्षी के अंदर है, लकड़ियों से बने एक पक्षी के चिता के अंदर। इसी बीच एजेक्स इनिट से बात करने का ट्राई करता है, बट गलत मौके पर। यहाँ वेडनेसडे उस पक्षी के चिता के अंदर घुस चुकी थी और सेरेमनी भी शुरू हो चुकी थी, नेवरमोर एंथम गाकर। एंड फिर प्रिंसिपल डॉट एक स्पीच देते हैं। एक बात नोटिस करने वाली है, प्रिंसिपल डॉट जोकर वाली हरकतें ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें कम समझने की भूल नहीं करना। ये प्रिंसिपल बहुत स्मार्ट है, उसके पास आग की शक्ति भी है। प्रिंसिपल डॉट अपनी आग की शक्ति से उस पक्षी की चिता को जलाते हैं। वेडनेसडे अपनी नोवेल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस वक्त तक वो चिता जलने लगी थी। वेडनेसडे की किस्मत अच्छी थी जो उसकी नोवेल और वो बच जाते हैं। अब वो पक्षी की चिता हवा में उड़ने लगती है। नेवरमोर के नन्हे स्टूडेंट्स का कमाल। अब वेडनेसडे को सम्मानित करने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वेडनेसडे और उसके दोस्तों की शान में नेवरमोर को बचाने के लिए एक पेंटिंग बनवाई गई थी, पर वेडनेसडे एक मोटिवेशनल स्पीच देती है और फिर दूसरे ही पल में बदल जाती है। वो कोई हीरो नहीं है और ना ही किसी की चाटुकार। वो हर खेल को सिर्फ अपने तरीके से खेलती है और अपना साथ देती है। उसे किसी सिंहासन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उसे भी जलाकर राख कर देगी। एंड फिर वो उस पेंटिंग को जलाकर राख कर देती है और इसी के साथ फाउंडर्स सेरेमनी यहीं समाप्त होती है। अब सीन पक्सली पर आता है। एजेक्स की कहानी सुनकर वो उस कपालवृक्ष तक पहुंच जाता है, जैसा कि उसने कहानी में सुना था। वो उस कपालवृक्ष की बाईं आंख में कान लगाकर सुनता है। उसमें से एक कौवा बाहर निकलता है, जिससे चौंक कर पक्सली जमीन पर गिर जाता है और उसकी पावर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल बाहर आ जाती है। उसकी बिजली की पावर्स से वो कब्र में दफन इंसान जाग जाता है। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। पक्सली खुश हो जाता है, उसका मिशन कामयाब रहा। वापस सीन वेडनेसडे पर आता है। सेरेमनी से लौटते वक्त इनिट वेडनेसडे को रोकती है। उसके टच करते ही वेडनेसडे को साइकिक झलक आती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। इनिट को कुछ समझ नहीं आता। मोर्टिशिया भी वहाँ आ जाती है। वेडनेसडे ने अपनी साइकिक झलक में इनिट की कब्र और उसके ऊपर मंडराते कौवे के झुंड को देखा। वेडनेसडे इनिट की मौत की वजह बनने वाली है और सीन यहीं कट होता है। जब वेडनेसडे होश में आती तो वो अपनी माँ को अपने पास पाती है। वेडनेसडे के खून के आंसू बता रहे हैं कि वो मानसिक रूप से थक रही है। उसे लगता है उसकी शक्तियाँ उसके काबू में हैं। ऑफिलिया को भी ऐसा ही लगता था। मोर्टिशिया वेडनेसडे से गुडी की किताब लौटाने को कहती है और नए मार्गदर्शक का इंतजार करो, लेकिन वेडनेसडे किसकी सुनने वाली थी। वो वहाँ से निकल आती है। गैल्पिन की चेतावनी, ज़ेवियर की पेंटिंग और इनिट की मौत दिखाई देना, इन सभी में वो एक आंख वाला परिंदा मौजूद है। इसीलिए अब वेडनेसडे लज के साथ मिस्टर गैल्पिन से उनके पते पर मिलने जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है मिस्टर गैल्पिन की डेड बॉडी। उन कौवों ने उन्हें भी मार डाला। वो कौवे गैल्पिन के मुंह से बाहर निकलते हैं। वेडनेसडे अपनी साइकिक शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी दृष्टि काम नहीं करती। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल पुलिस को पता चला था कि जो आदमी पहले मरा था उसने मरने से पहले गैल्पिन को कॉल किया था। अब पुलिस स्टेशन में वेडनेसडे से पूछताछ की जाती है। लड़की खबर गोमेस को देता है। वेडनेसडे के पिता उसके वकील भी हैं। वो उन्हें वहाँ से छुड़ा ले जाते हैं। अब पक्सली को देखते हैं। उसने उस ज़ॉम्बी को अपना पेट बना लिया था और वह यूजीन को भी उससे मिलाता है। पक्सली ने उस ज़ॉम्बी को यूजीन के शेड में रखा था। वो कहानी नहीं सच था। वो पुर्जा दिल उस ज़ॉम्बी के अंदर धड़कने लगा था। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। पता नहीं वेडनेसडे की दिव्य दृष्टि को क्या हुआ। उसकी दृष्टि अब काम नहीं करती। वेडनेसडे अपने रूम में आ जाती है। रूम में खून बिखरा हुआ था। वो देखती है इनिट की डेड बॉडी। वेडनेसडे के होश उड़ जाते हैं, बट ये प्रैंक था, क्योंकि आज प्रैंक डे है। इनिट कल हुए हादसे के बारे में भी बात करती है। वो वेडनेसडे की हालत देखकर डर चुकी थी। वेडनेसडे को अपने रूम में एक आग भी मिलती है, जो कि मिस्टर गैल्पिन की लगती है। तभी इनिट के फ़ोन पर उसके स्टोकर का मैसेज आता है। कॉल करने पर पता चलता है कि ये तो मिस्टर गैल्पिन का नंबर है। इनिट के मौज मस्ती के दिन है और वो इन सब में नहीं उलझना चाहती। नेवरमोर में आज प्रैंक डे है, तो आज नेवरमोर के सभी स्टूडेंट्स मौज मस्ती करते हैं। यहाँ में एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं। चलती फिरती मशीन के अंदर एक बंद खोपड़ी, प्रोफेसर ऑर्लोव। अब सीन मोर्टिशिया एडम्स पर आता है। प्रियंका फंड डोनर्स के सिलसिले में उनसे बात करने आई थी और स्पेशली उनकी माँ से एक मोटा डोनेशन ले सके, बट उनकी जेब ढीली करवाना नामुमकिन जैसा काम है।
और उतना ही नामुमकिन काम एडम्स फैमिली के साथ खाना खाना है। एडम्स फैमिली का खाने का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अजीब है। अब सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। एनेड अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए जाने वाली थी। ये उसका पहला दिन था, लेकिन वेडनेसडे उसकी ड्राइविंग परमिशन स्लिप चुराकर खुद उसकी जगह चली जाती है, क्योंकि वो जा रही है विलो हिल, एक मेंटल असाइलम जहाँ टायलर को रखा है। वेडनेसडे टायलर से मिलना चाहती है, हो सकता है उससे कुछ पता चल सके। यहाँ ऑफिलिया हॉल में वेडनेसडे की माँ उसके रूम में आकर थिंक के सामने गुडी की वो किताब ले जाती है और थिंक कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि थिंक को भी डांट पड़ती है। मोर्टिशा यहाँ थोड़ा थिंक का दिल भी दुखा देती है। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। चलो वेडनेसडे की ड्राइविंग स्किल्स देखते हैं। वेडनेसडे ने पहले भी गाड़ी चलाई है अपने अंकल फेस्टर के साथ। अंकल अक्सर उसे स्टीयरिंग की कमांड संभालने देते थे चोरी करते वक्त। वेडनेसडे तूफानी रफ्तार में पहुंच जाती है विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जहाँ टायलर बंद है। ड्राइविंग टीचर एक बुजुर्ग था। वेडनेसडे की ड्राइविंग से उसकी हवा टाइट हो जाती है। अब वो कभी भी नेवरमोर की किसी भी स्टूडेंट को ड्राइविंग नहीं सिखाएगा। वेडनेसडे को विलो हिल में एंट्री मिल जाती है। वो सबसे पहले मिलती है जूडी से, विलो हिल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो काम करती है डॉक्टर फेरविन के अंडर। डॉक्टर फेरविन यहाँ की चीफ साइकेट्रिस्ट है, और कहानी अच्छे से समझनी है तो सभी कैरेक्टर्स को याद रखना। टायलर अक्सर डॉक्टर से वेडनेसडे की बातें किया करता है, इसीलिए डॉक्टर वेडनेसडे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसे टायलर से मिलने देती है। टायलर बहुत ही कड़क सिक्योरिटी में बंद है। उसे कंट्रोल में रखने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। वेडनेसडे टायलर से अकेले में बात करती है। टायलर के अंदर बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई। वेडनेसडे का यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होता। वो टायलर को उसके पिता की मौत की खबर भी सुनाती है। जाते जाते टायलर एनेड को हाय कहने को कहता है। वो जहाँ भी दिखेगी वो उसे मार देगा। उसके काम में पंजे अड़ाने की कीमत वो ज़रूर चुकाएगी। अब सीन प्रोफेसर ऑर्लॉफ की क्लास में आता है। यूजीन बक्सली को बुलाकर बताता है कि उसका ज़ॉम्बी भाग गया है। फिर सीन एनेड पर आता है। वो अपने नए बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ है। इन दोनों पर किसी की नज़र है, पर उसे हम देख नहीं पाते। थिंक नशे में टल्ली एनेड के गिफ्ट किए हुए घर में पड़ा है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और किसी को इसकी खबर तक नहीं। अंकल फेस्टर ने उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। सिर्फ वही है जिन्हें उसका जन्मदिन याद है। एनेड थिंक को कंपनी देने का प्लान बनाती है, पर तभी अचानक कोई आता है और थिंक अपने छोटे से घर में लॉक हो जाता है। एनेड और ब्रूनो भी गायब हो जाते हैं। सीन प्रिंसिपल डॉट एंड बियांका पर आता है। प्रिंसिपल डॉट का प्लान था कि हेस्टर फ्रॉम को नेवरमोर बुलाया जाए, मोर्टिशा एडम्स की माँ को, और उनसे डोनेशन के नाम पर बड़ी मोटी रकम ली जाए, जिसमें वो मदद लेते हैं बियांका की, क्योंकि बियांका को बात मनवाना अच्छे से आता है। अपनी साइरन शक्ति का इस्तेमाल करके वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, बट बियांका को ये गलत लगता है। इसीलिए वो साइरन शक्ति का यूज़ करके प्रिंसिपल डॉट से कहती है, आज के बाद आप मुझसे ज़बरदस्ती कभी नहीं करवाओगे। बट प्रिंसिपल डॉट के पास एक लॉकेट होता है जो उसके साइरन सुर को बेअसर कर देता है। आखिर प्रिंसिपल डॉट के इरादे क्या हैं और अब बियांका क्या करेगी? उसे प्रिंसिपल डॉट का कहा मानना ही पड़ेगा। अब वापस सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे आ चुकी थी। वो थिंग को देखती है जो कि उसके छोटे से घर के अंदर बंद है। थिंग हड़बड़ी में वेडनेसडे को सब बताता है। एनेड का फ़ोन वहीं रह गया था, जिस पर किसी का कॉल आता है एक अजीब आवाज़ के साथ। वेडनेसडे के पास सिर्फ 20 मिनट है और किसी और को बताया तो खेल खत्म। वेडनेसडे के पास एंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पहेली है। यहाँ हम एनेड और ब्रूनो को देखते हैं। दोनों किसी जगह पर बंधे हुए हैं, याको टावर, जो कई सालों पहले आए बिजली के झटके की वजह से बंद कर दिया गया था। एनेड को लगा ये एजेक्स का प्रैंक है, लेकिन जब वो अपने सर के ऊपर देखती है तो लगता है ये तो प्रैंक का पी भी नहीं है। वेडनेसडे जल्दी से उस पहेली को सुलझाती है और उसे रास्ता मिल जाता है। नेवरमोर में खुफिया सुरंगें भी हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है। इसी बीच वेडनेसडे को किसी का एहसास होता है, मास्क वाली एक आइडेंटिटी। फिर वो आइडेंटिटी गायब हो जाती है। इस सीन को देख के हॉरर वाली फील आ जाती है। वेडनेसडे के पास ज़्यादा समय नहीं है। वो एंड तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। पल पल पर जाल बिछे हैं। समय घट रहा है और खतरा बढ़ता जा रहा है। एनेड को बचाने के लिए वेडनेसडे को एक और पहेली सुलझानी होगी। इधर वेडनेसडे का दिमाग दौड़ रहा है और उधर एनेड की धड़कनें बढ़ रही है। एंड पल पे आकर वेडनेसडे पहली सुलझा लेती है और वो उन्हें बचा लेती है। बट ट्विस्ट तो अब आता है। ये तो असल में प्रैंक था और इसके पीछे का मास्टरमाइंड है एग्नेस, वेडनेसडे की सुपर फैन। उसके पास गायब होने की शक्ति है और इस प्लान को अंजाम उसी ने दिया था। चिता पर नॉवल जलाने का प्लान भी उसी का था। लगता है वेडनेसडे की टक्कर में कोई आया है
वेडनेसडे की स्टोकर, वेडनेसडे की फैन गर्ल, बट नॉट सेकंड वेडनेसडे। उसका इरादा सिर्फ वेडनेसडे को इम्प्रेस करना था। एग्नेस वेडनेसडे की दोस्त बनना चाहती है, उसके रास्ते का कांटा नहीं। इनेट के मुंह से उसके लिए फूल झड़ने लगते हैं। साली सन की बैड पगलू। मिस्टर गेल्पिन का फ़ोन भी उसी के पास है, जिसे वो वेडनेसडे को सौंप देती है। मतलब जब वेडनेसडे मिस्टर गेल्पिन के पास गई थी तो एग्नेस उसे स्टॉक कर रही थी अपने गायब रूप में। अब सीन बियंका पर आता है। वो मोर्टिशिया से मिलती है और उन्हें अपनी सारी शक्ति में फंसा कर कहती है अपनी माँ से बात करके उन्हें गाला में बुलाना है और उनसे मोटी डोनेशन भी लेनी है। बियंका वहाँ से जाने से पहले खुद की यहाँ आने की याददाश्त भी उनके दिमाग से मिटा देती है। हालांकि बियंका ये करना तो नहीं चाहती थी, बट उसके पास और कोई चारा नहीं होता। अब सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे थिंग से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, उसका जन्मदिन भूल जाने की माफ़ी। वो दोनों ये सब भुलाकर इनिट की फिक्र करते हैं, इनिट की मौत की भविष्यवाणी। वेडनेसडे गुडी की किताब में जवाब खोजने जाती है, पर वो किताब तो अब उसकी माँ के हाथों लग चुकी है। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अब मिस्टर गेल्पिन के बाद उस एक आंख वाले कौवे की नज़र वेडनेसडे पर पड़ चुकी है और सीन यहीं कट होता है। अब थोड़ी देर बाद अगले सीन में हम वेडनेसडे के पेरेंट्स को देखते हैं। वो अपने प्यारे थिंग की इज्जत रखने के लिए उसे आज स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। मोर्टिशिया बताती है कि आज उसके मन में एक और बात आई थी। उसके मन में अपनी माँ को कॉल करने की कसक उठी थी। उसे भी इस बात पर ताज्जुब होता है, पर उसकी माँ ने कॉल ही नहीं उठाया, बट उनके लिए एक नोट छोड़ दिया गया है। सीन वेडनेसडे पर आता है। शातिर चोर की तरह उसने अपने कदम अपनी माँ के रूम की ओर बढ़ा दिए थे। उसे गुडी की किताब वापस चाहिए और उसकी इस नाकाम कोशिश पर उसकी माँ की नज़र पड़ जाती है। वेडनेसडे एक मौका मांगती है। वो बताती है कि हाल ही में मुझे दिखाई दिया कि इनिट मरने वाली है और उसकी वजह मैं बनूंगी। इनिट की कब्र और उसके नाम एक पत्थर, और कब्र के चारों तरफ कौवे उड़ रहे हैं, जिसका सरदार एक आंख वाला कौवा है। मिस्टर गेल्पिन और उसके साथी की हत्या भी उसी एक आंख वाले कौवे ने की है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ज़रूर किसी की साजिश है। गुडी की किताब वेडनेसडे की शक्तियाँ और उसके सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। वेडनेसडे की बातों से उसकी माँ को समझ आ जाता है कि वो किताब उसे नहीं देना चाहिए। वो किताब वेडनेसडे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसमें सिर्फ शॉर्टकट्स हैं जो उसे खतरनाक रास्तों पे ले जाकर सिर्फ तोड़ देंगे। वेडनेसडे बिल्कुल ऑफिलिया जैसी बातें कर रही है। वो भी बेसब्र थी, बहुत जिद्दी थी, इतनी कि उसने अपनी शक्तियों को खुद पर हावी होने दिया। मोर्टिशिया एडम्स बिल्कुल भी वैसा नहीं करेगी जैसा उसकी माँ ने ऑफिलिया के साथ किया था। और फिर वेडनेसडे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं किताब लेकर रहूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। वेडनेसडे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगी है। इनिट मरने वाली है, ये बात एग्नेस को भी पता चल जाती है। वेडनेसडे उससे दूर रहने को कहती है। उसके पास पहले से ही साथ निभाने के लिए थिंग है, और एग्नेस वेडनेसडे से काफ़ी प्रभावित है। वो वेडनेसडे को ज़रूर इम्प्रेस करके दिखाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पक्सली का ज़ॉम्बी वापस लौट आया है। और एक राज की बात, उसने कल रात उस ड्राइविंग टीचर को मारकर उसका भेजा खा लिया, जिससे अब वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे रीजनरेट होने लगा है। उसका दिमाग फिर से बनने लगा है और उसकी खोपड़ी से यूजीन को रेयर प्रजाति के कीड़े भी मिलते हैं। अब सीन वेडनेसडे पर आता है। उसे हम मिस्टर गेल्पिन के फ्यूनरल पर देखते हैं। उसके अलावा वहाँ दो और लोग आए थे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शेरिफ सैंटियागो और टाइलर की तरफ से डॉक्टर फेरवन। टाइलर चाहता था कि डॉक्टर यहाँ आकर कंफर्म करे कि उसके पिता अब नहीं रहे, और वेडनेसडे यहाँ ही है अपने मन में चल रहे सवालों की वजह से। वो एक आंख वाला कौवा मिस्टर गेल्पिन का कनेक्शन, और हो सकता है इससे टाइलर का भी कनेक्शन हो। वेडनेसडे को लगता है उसे एक आंख वाले परिंदे को काबू करने वाला एक एवियन है, एवियन जो पक्षियों को काबू कर सकता है। पर डॉक्टर फेरवन से पता चलता है कि विलो हिल का कोई भी मरीज एवियन नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक आंख वाला परिंदा मौजूद है। अगले सीन में हम बियंका को देखते हैं एक होटल में। उसकी माँ मॉर्निंग सॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की लीडर चोरी से यहाँ छुपी हुई है और उसका सारा सुर भी बुझ चुका है। FBI ने मॉर्निंग सॉन्ग के कंपाउंड पर छापा मारा है। बियंका के सौतेले बाप गिडियन ने उसे फंसा दिया है। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। वेडनेसडे की जांच की सांसें अब रुक चुकी हैं। अब इसे बचाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वेडनेसडे एग्नेस की मदद लेती है। सबसे पहले वो मिस्टर गेल्पिन का फोन अनलॉक करते हैं। नेवरमोर में रूप बदलने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। फिर वेडनेसडे उन्हें दफा करके अकेले काम पर लग जाती है। गेल्पिन के ठिकाने पर जाने से पहले चलो कहीं और चलते हैं। वक्त आ गया है एडवेंचर का, क्योंकि आज नेवरमोर की फौज जा रही है कैंपिंग के लिए, कैंप जेरिको। पक्सली तो अपने साथ उस ज़ॉम्बी को भी ले आता है कैफे में छुपा कर। एंड वेडनेसडे के पेरेंट्स भी कैंपिंग का मजा लेने आए हैं।
अपना अड्डा जमाने के बाद प्रिंसिपल डॉट अपनी स्पीच शुरू करते हैं। अगले 2 दिन के लिए कैंप जेरिको का नया नाम है कैंप आउटकास्ट। यह है नेवरमोर की नई सालाना प्रथा, एक एडवेंचर ट्रिप जो बढ़ाएगी आप में भाईचारा, जगाएगी टीम स्पिरिट, ताकि हमेशा जिंदा रहे आउटकास्ट की शान। यहाँ मोबाइल फोन्स की बिल्कुल मनाही है और नॉर्मीज तो दिखने भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ एक नॉर्मीज का ग्रुप भी कैंपिंग के लिए आ जाता है। नॉर्मीज और आउटकास्ट दोनों ग्रुप में से कौन अपना सामान बांधकर वापस लौट कर जाएगा देखते हैं। वेडनेसडे अपना सुझाव देती है, क्यों ना प्रतियोगिता की जाए, विजेता रुकेगा और हारने वाला अपना सामान उठाकर वापस लौट जाए। आइडिया तो अच्छा है, तो चलो मुकाबले की तैयारी की जाए। नॉर्मीज और आउटकास्ट के बीच छिड़ने वाली है रंगों की जंग। हर पक्ष को मिलेगा उसका अपना टीम ज़ेफर। खेल के कायदे आसान हैं। हर टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे और हर टीम में हमलावर और रक्षक दोनों ही होंगे। रक्षक दूसरी टीम के ज़ेफर पर कब्जे जमाए बैठेंगे और हमलावरों को किसी भी सूरत में ज़ेफर हासिल करना होगा। अपने पक्ष का ज़ेफर हासिल करते ही खिलाड़ी फ्लेयर छोड़कर अपनी टीम को खबर देंगे। फिर होगी एक आखिरी दौड़, जिसमें वो साइडर वेक फॉल से होते हुए लुकआउट टावर तक ज़ेफर के साथ लौटेंगे। ऊपर रखे टाइपॉड पर जो टीम पहले अपना ज़ेफर रखेगी जीत जाएगी। टीम्स तैयार होने लगती है। वेडनेसडे के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा है। वो यहाँ से सीधे जाएगी कैल्पिन के केबिन तक, बट उससे पहले गेम खेल लेते हैं। तो चलो खेल शुरू किया जाए। दोनों टीम ज़ेफर पाने के लिए निकल लेती हैं। दोनों टीम के रक्षक दूसरी टीम के ज़ेफर पर निगरानी बनाए हुए हैं। नॉर्मीज की तैयारी पूरी होती है, हेडफोन्स, मास्क और हथियार भी। नॉर्मीज टीम उनको चकमा देकर पहले अपना ज़ेफर हासिल कर लेते हैं और अपना ग्रीन फ्लेयर गन आसमान में चला देते हैं। सब समझ जाते हैं नॉर्मीज टीम को अपना ज़ेफर मिल चुका है। अब बारी थी आउटकास्ट टीम की। बियंका का सायरन उन पर कोई काम नहीं करने वाला। उन्होंने हेडफोन्स पहने हैं, इसीलिए वो अपने वेयरवुल्फ को आगे बढ़ाते हैं, पर नॉर्मीज एक गैस छोड़ देते हैं। फिर यूजिन उन पर मधुमक्खियाँ छोड़ देता है। सब जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं। इसी का वादा उठा के वेडनेसडे अपनी टीम का ज़ेफर हासिल कर लेती है और बियंका पर्पल फ्लेयर गन आसमान में चला देती है। नेवरमोर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वेडनेसडे जल्दी से आगे बढ़ती है। वो नॉर्मीज टीम से काफ़ी पीछे है। नॉर्मीज टीम टावर तक पहुंच चुकी थी एंड वेडनेसडे भी ये सब दूर पहाड़ी से देख पा रही थी। फिर आता है इस गेम का आखिरी दाव। वेडनेसडे एक तीर से रस्सी के साथ सीधा निशाना लगाती है टावर पर और उसकी मदद से वो कुछ ही पलों में टावर के टॉप पर पहुंच जाती है और टीम नॉर्मीज से पहले अपना ज़ेफर ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देती है। आउटकास्ट की जीत हुई। अब उन्हें अपना सामान बांधकर वापस नेवरमोर नहीं जाना पड़ेगा। खेल तो खत्म हुआ, बट क्या अब नॉर्मीज टीम अपनी हार का कड़वा स्वाद सह पाएगी और क्या वो लौट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज रात फिर से वो कैंप पर कब्जा जमाएंगे, लेकिन अब उससे पहले हम देखते हैं वेडनेसडे अपने काम पर लग जाती है। मिस्टर गैल्पिन का केबिन कैंप से करीब 2.5 मील पूर्व की तरफ है। अगर वो अभी निकली तो किसी को कुछ पता चलने से पहले लौट आएगी। वेडनेसडे को गैल्पिन के केबिन तक पहुंचने में रात हो जाती है। उसे वहां कुछ जानकारी मिलती है। गैल्पिन आउटकास्ट के मरे हुए लोगों के बारे में क्या पता कर रहे थे और ये लुइस कौन है। वेडनेसडे उसकी दृष्टि का भी यूज़ करती है, लेकिन उसकी दृष्टि काम नहीं करती। सीन कैंप पर आता है। सब एंजॉय कर रहे हैं। इनिट एजेक्स को इग्नोर करके ब्रूनो के साथ घूम रही है एंड फाइनली एजेक्स इनिट के रास्ते में आकर उससे बात करता है। इनिट सैडली उससे माफ़ी मांग लेती है। उनके बीच प्यार वाला एंगल है ही नहीं। एजेक्स भी उसकी फीलिंग्स की कदर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे वापस कैंप आ चुकी है, सीधा अपनी माँ के पास, क्योंकि उसे वो गुडी की किताब चाहिए। इसलिए वेडनेसडे उसकी माँ को तलवारबाजी की चुनौती देती है। तलवारबाजी के एक अनोखे अंदाज में, आंखों पर पट्टी होगी। दूसरी तरफ यहाँ नॉर्मीज कैंप पर अटैक करने की साजिश कर रहे हैं। वो अपना काम चालू कर देते हैं, पर यहाँ शुरू में ही उनसे गड़बड़ हो जाती है। उनका लीडर पक्सली के टेंट में घुस जाता है, जहाँ वो बंधा हुआ ज़ॉम्बी उसका भेजा बिना फ्राई करे खा जाता है। नॉर्मीज की ये देखकर हवा टाइट हो जाती है और सभी नॉर्मीज कैंप छोड़कर भाग जाते हैं। ये बात पक्सली और यूजिन को पता चल जाती है, साथ ही में एग्नेस को भी। वेडनेसडे ने एग्नेस को पक्सली का ध्यान रखने के लिए कहा है। खैर ये उस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं, बट अब प्रॉब्लम की बात यह है कि ज़ॉम्बी फरार हो गया है, मतलब अब खतरा बढ़ गया है। वो ज़ॉम्बी गोमेज एडम्स की ओर बढ़ रहा था। गोमेज अपने म्यूजिक के मजे लेते हुए नहा रहे होते हैं। वो ज़ॉम्बी का शिकार बने उससे पहले पक्सली वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। प्रिंसिपल के साथ काफ़ी लोगों को उस ज़ॉम्बी का पता चल जाता है। सीन वापस वेडनेसडे और उसकी माँ पर आता है। उनकी तलवारबाजी शुरू होती है।
अगर वेडनेसडे जीतती है तो उसकी माँ को वो किताब लौटानी होगी, अगर वो हारती है तो उसकी माँ वो किताब जला देगी। दोनों में ही रोमांचक फाइट शुरू होती है। दोनों ही अपने कला में माहिर होते हैं। कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आता। आखिर में वेडनेसडे पर उसकी माँ का वार लग ही जाता है। वेडनेसडे हार चुकी थी। उस पॉइंट पर वेडनेसडे को वो ज़ॉम्बी दिखता है और वो अपना खंजर निकालती है। वो खंजर उसकी माँ के बिल्कुल नज़दीक से होकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर जाकर लगता है और फिर उस ज़ॉम्बी को पकड़ लिया जाता है। इसी के साथ कैंपिंग भी समाप्त होती है। वेडनेसडे ने जितना सोचा था कैंपिंग में उससे ज़्यादा ही पाया। अब पता चला प्रकृति हमें एक दूसरे से जोड़ती नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुदा करती है। कमज़ोरों को कच्चा चबा जाती है और ताकतवरों को लड़खड़ाता हुआ छोड़ देती है। अपनी माँ से हारने के बाद वो गुडी की किताब से भी हाथ धो चुकी है और अपनी शक्तियों से भी। पर एनिड की जान अब भी खतरे में है और एक शिकारी अब भी दाग में बैठा है, कभी नज़रों के सामने तो कभी नज़रों से ओंझल, हमले के मौके की फिराक में। सच क्या है जानने के लिए अब वेडनेसडे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गेलपिन मरे हुए आउटकास्ट का हिसाब क्यों रख रहे थे और ये लुइस कौन है और इन सब का एनिड के होने वाली मौत से क्या लेना देना है। वेडनेसडे दो राहों पर आ पहुंची है और हर बार की तरह उसे अपना रास्ता खुद तय करना होगा जो कि जाता है विलो हिल की ओर। सो लेट्स गो टू विलो हिल। डॉक्टर फेरमैन ने मेरिल थॉर्नेल को कुछ वक्त के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। वो इसलिए क्योंकि उसे जाना है मिस थॉर्नेल ने टायलर को कैसे काबू किया था ताकि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन मिस थॉर्नेल सबसे पहले टायलर से मिलती है। जब टायलर अपनी मास्टर को देखता है तो वो गुस्से में हाइड में तब्दील हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मास्टर की जान ले लेगा, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जानता है वही है जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अब सीन आता है वेडनेसडे पर। वो एक कब्रिस्तान में मरे हुए आउटकास्ट के बारे में जांच पड़ताल कर रही है एंड यहाँ पर एंट्री होती है वेडनेसडे की नानी माँ की, हेस्टर फ्रम्प। उनका कब्रिस्तान से गहरा नाता है। नानी माँ का फ्यूनरल अरेंज कराने का बिजनेस है। अपनी नानी माँ को देखकर वेडनेसडे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, बट वहीं पर वो एक आंख वाला कौवा उन पर निगाह टिकाए हुए बैठा है। वेडनेसडे को जैसे ही कुछ सबूत मिलता है वो चुरा कर भाग जाता है। इसी दौरान हम उस कौवे के मास्टर एवियन को भी देख पाते हैं अपनी पहचान छुपाए हुए। अब यहाँ से नानी माँ का भी इस कहानी में अहम किरदार होने वाला है। आमतौर पर श्रद्धांजलि पर सबकी कहानी खत्म होती है, पर यहाँ किसी की कहानी शुरू होने वाली है। जितनी जल्दी वो अपने सवालों के जवाब ढूंढेगी उतनी जल्दी वो एनिड को बचा पाएगी। एनिड को तो उसकी मौत की भनक भी नहीं, वो तो ब्रूनो के साथ मस्त है। एग्नेस भी यहाँ मौजूद होती है। वो वेडनेसडे को छोटे मोटे काम संभाल रही है और काफ़ी मदद भी करती है। वेडनेसडे अपनी नॉवल पब्लिश करने की रिक्वेस्ट डालती है पर वो रिजेक्ट हो जाती है। खैर अब वेडनेसडे का दुश्मन उसकी जांच के बारे में जानता है। इसका मतलब उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। वेडनेसडे को सारे जवाब विलो हिल असाइलम में ही मिलेंगे और ये काम एक ही पागल कर सकता है, अंकल फेस्टर। वेडनेसडे ने उन्हें पहले ही बुला लिया था। वो उन्हें बताती है कि उन्हें विलो हिल में घुसना होगा। मजे की बात, अंकल फेस्टर की निगाहों से कोई नहीं बच सकता। वो एग्नेस को उसके गायब रूप में भी भांप लेते हैं। एग्नेस विलो हिल की ब्लूप्रिंट ला चुकी है। अब बस अंकल को अपने काम पर लगना है और लुइस कौन है पता लगाना है। अंकल फेस्टर एक प्लान बनाते हैं। वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ बियांका की माँ भी छुपी है। पहले वो खुद को मेंटली डिस्टर्ब साबित करते हैं और खुद को पुलिस से गिरफ्तार कराते हैं। इसी चक्कर में बियांका की माँ भी पकड़ी जाती है बिना परमिशन से होटल में रुकने के लिए। पर असल में वो कौन है पुलिस को कुछ नहीं पता। सीन वेडनेसडे पर आता है। वो अपनी माँ के पास आती है। वेडनेसडे को अंकल से पता चला है कि आंट ऑफिलिया मोटिशिया की बहन को विलो हिल भेजा गया था। पर क्यों? ये फैसला वेडनेसडे की नानी माँ का था। जब वो 10वीं में थी, ऑफिलिया स्कूल से बाहर चीखती हुई मिली थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने अपनी शक्तियों को कुछ ज़्यादा ही आजमा लिया था, इसलिए उसे विलो हिल भेजा गया था। वेडनेसडे एक बारी ना भी गड़गड़ाए, पर मोटिशिया गड़गड़ाई थी। मोटिशिया ने अपनी माँ से भीख मांगी कि ऑफिलिया सिर्फ विलो हिल में बीमार पड़ती रहेगी और कहा कि उसकी तकलीफ मानसिक शक्तियों से जुड़ी है। पर उन्होंने मोटिशिया की एक नहीं सुनी। उनकी दिलचस्पी चीज़ें सुलझाने से ज़्यादा दफनाने में रही है। और तभी एस्टर फ्रम्प की एंट्री होती है, ये कहते हुए कि यादें अक्सर दफन हुई लाशों जैसी होती हैं। जब भी उन्हें खोद कर निकालो सड़ी गली मिलती हैं। नानी माँ वेडनेसडे के लिए एक तोहफा भी लाई है ताकि वो उनके खानदानी कारोबार को करीब से देख सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और साथ ही कब्रिस्तान के कुछ कागजात भी जो कि वेडनेसडे की जांच में मदद करेंगे। मोटिशिया को अपनी माँ से अकेले में बात करनी है। माँ बेटी का रिश्ता थोड़ा कच्चा सा है। नानी माँ गुडी की किताब वापस लौटाने को कहती है, पर मोटिशिया परिवार का सौदा नहीं करती
और वो किताब उनकी आंखों के सामने आग में पटक देती है। अब सीन बियंका पर आता है। उसका फ़ोन काफ़ी देर से बजे जा रहा था और ये बात एजेक्स नोटिस कर लेता है, पर बियंका फिलहाल प्रोफेसर ओलोफ की नज़रों के सामने है। एजेक्स को मामला पता चलता है कि उसकी माँ खतरे में है, तो वो उसकी मदद करता है। प्रोफेसर को स्टोन कर देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। अब सीन अंकल फेस्टर पर आता है। वो विलो हिल एज अ पेशेंट पहुँच चुके हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता और अंकल को लुइस मिल जाती है। वो भी एक पेशेंट है और खाना परोसने का काम करती है, पर ये असली लुइस नहीं बल्कि लुइस है। इन दोनों के ही दिमाग के तार थोड़े ढीले हैं। दोनों एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। उसे नानी माँ से एक नाम मिला है, गस स्टोनहर्ट्स, जो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाते थे। उसका दिमाग हिला हुआ था, इसलिए वो विलो हिल के पेशेंट हैं। वेडनेसडे थिंग से इस खबर को अंकल फेस्टर तक पहुंचाने को कहती है ताकि वो वहाँ उन्हें भी ढूंढ सके। एनिड वेडनेसडे के पास आती है। एग्नेस को वेडनेसडे के ज़्यादा करीब देखकर उसे जलन होने लगती है। तभी वेडनेसडे को अजीब एहसास होता है। वो कौए वहाँ आ चुके थे और साथ ही उनका मास्टर एवियन भी। उसके इशारे पर वो कौए वहाँ हमला बोल देते हैं। ये सिर्फ वेडनेसडे के रास्ते का कांटा है। वो थिंग को अपना निशाना बनाते हैं और अपने साथ उड़ा ले जाते हैं, पर प्रिंसिपल डॉट अपनी आँख की शक्ति से सीधा निशाना उस कौए पर लगाते हैं। थिंग आसमान से गिरने लगता है, पर एनिड उसे बचा लेती है। वेडनेसडे की नज़र उस एवियन पर जाती है। वो उसका पीछा करती है, पर उसके हाथ लगता है सिर्फ उसका काला कोट, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाती है। अब वेडनेसडे की माँ को पता चल गया है कि अंकल फेस्टर विलो हिल में है। ज़रूर इसके पीछे वेडनेसडे की खुरापात है। वेडनेसडे को अब रुकना होगा, वरना वो सब बर्बाद कर देगी, ऐसा उसकी माँ को लगता है। सीन शिफ्ट होता है। थिंग ने अपना मैसेज अंकल तक पहुँचा दिया है। अंकल गस स्टोनर्स से मिलते हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं, बोल भी नहीं सकते, पर उनके तोते से अंकल को पता चलता है कि लुइस गस स्टोनर्स की बेटी है और वो यहीं विलो हिल में है। अब सीन पुलिस स्टेशन में आता है। बियंका एजेक्स के साथ आसानी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी माँ को वहाँ से ले जाती है और नेवरमोर की खुफिया सुरंगों से किसी खुफिया जगह ले आती है ताकि वो कुछ समय यहाँ छुप सके। ये सुरंग प्रिंसिपल डॉट के रूम से भी जुड़ी है। अब सीन अंकल फेस्टर पर आता है। वो लुइस के रूम तक पहुँच चुके थे, पर वो रूम लॉक्ड है। तभी फेस्टर एडम्स पकड़े जाते हैं। डॉक्टर फेरबन को उनकी सच्चाई पता चल जाती है और उन्हें ज़ॉम्बी के सेल में बंद कर दिया जाता है। थिंग से इस बात की खबर वेडनेसडे को लग जाती है। वेडनेसडे अंकल को निकालने का रास्ता सोचती है। म्यूजिक टीचर आज विलो हिल में म्यूजिक सिखाने जाने वाली है। अब वहीं उन्हें वहाँ ले जा सकती है। क्लास 45 मिनट की होगी। तब तक थिंग वहाँ अंकल फेस्टर के कॉन्टेक्ट से हाथ मिला चुका होगा, मतलब मिस लुइस, अंकल की हाल फिलहाल की गर्लफ्रेंड। वो जानती है अंकल को कहाँ रखा गया है। विलो हिल के फ्रंट गेट पर गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। एग्नेस गार्ड्स का ध्यान भटकाएगी और वेडनेसडे अंदर पहुंच जाएगी। अंकल के कॉन्टेक्ट से मिलने के बाद वेडनेसडे उन्हें छुड़ाकर लुइस को ढूंढेगी और एनिड पहरा देगी। जैसा कि प्लान था, वेडनेसडे चुपके से म्यूजिक टीचर की गाड़ी की डिक्की में बैठ के पहुंच जाती है विलो हिल। एग्नेस वक्त से पहले वहां पहुंच जाती है और एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करके गार्ड्स का ध्यान भटकाती है। इसका फायदा उठाकर वेडनेसडे विलो हिल में घुस जाती है। वहाँ ऑलरेडी मिस लुइस उसका इंतज़ार कर रही थी। वो वेडनेसडे को अंकल तक ले जाती है और फिर वेडनेसडे अंकल को छुड़ाकर निकाल लेती है। उन्हीं के पीछे वो ज़ॉम्बी भी वहाँ से छूट जाता है और मिस थॉर्नेल को ले जा रहे गार्ड्स पर हमला कर देता है। इसका फ़ायदा उठाकर मिस थॉर्नेल वहाँ से भागने लगती है और वेडनेसडे एंड मिस थॉर्नेल की नज़र एक दूसरे पर भी पड़ती है। हॉस्पिटल में सारे बजने लगते हैं। डॉक्टर फेरबन जो ज़रूरी लगे सब करने की आज़ादी गार्ड्स को दे देती है। यहाँ वेडनेसडे एंड अंकल दोनों लुइस के रूम तक पहुँच जाते हैं। अंकल ने ऑलरेडी उस तोते से इस रूम का कोड पता कर लिया था। इस रूम में बहुत से काले राज दबे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लुइस कोई इंसान नहीं है, वो तो एक खुफिया प्रोग्राम है। लुइस का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। उस रूम के नीचे एक पूरा खुफिया परीक्षण सेंटर बना हुआ है जिसमें सभी विलो हिल में मरे हुए आउटकास्ट के लोगों को कैद कर रखा था। वेडनेसडे ने श्रद्धांजलि पर उनके नाम देखे थे। तभी वहाँ एक आँख वाला कौआ आ जाता है और वो एवियन भी। वो एवियन और कोई नहीं बल्कि जूडी है, विलो हिल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। दरअसल डॉक्टर फेरबन जूडी के लिए काम करती है, ना कि जूडी डॉक्टर फेरबन के लिए। उसे तो इसलिए रखा ताकि वो यहाँ की पहचान बन सके और जूडी अपना खुफिया काम कर सके। ये काम उसके पिता गस स्टोनर्स ने शुरू किया था। गस स्टोनर्स ने ही सबको कैद किया और उनके नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। गस स्टोनर्स आउटकास्ट के जैसा बनना चाहते थे, उनकी शक्तियाँ पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक खुफिया प्रोग्राम बनाया। मिस्टर गैल्पिन भी काफ़ी समय से इसी केस पर काम कर रहे थे।
गैल्पिन की वाइफ भी विलो हिल की पेशेंट थी और वो भी गायब थी, पर असल में वो यही है। गैल्पिन को ये भी डर था कि कहीं टायलर पर कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। गैल्पिन जूडी के रास्ते का कांटा बन चुके थे, इसीलिए जूडी ने गैल्पिन और उसके साथी को मरवाया। लेकिन अब कर्मों के हिसाब का समय आ गया और तभी अंकल फेस्टर अपनी बिजली की शक्ति से एक जोरदार झटका देते हैं। विलो हिल की पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पूरे विलो हिल में भगदड़ मच जाती है। लुइस प्रोग्राम के पेशेंट भी छूट जाते हैं और जूडी को घेर लेते हैं। एनेड और एग्नेस चौकीदारी कर रहे थे। वो ये झटका देकर जल्दी से पुलिस को कॉल कर देते हैं। यहाँ मिस थॉर्नेल भी अपनी हथकड़ी खोल लेती है और सीधा टायलर को छुड़ाने पहुंच जाती है। टायलर को उसने छुड़ा तो लिया, पर टायलर का तो खून खोल रहा था। यहाँ टायलर अपने ही मास्टर के साथ गेम खेलता है। वो मिस थॉर्नेल को भागने का मौका देता है और फिर अपनी ही मास्टर का शिकार कर लेता है और यहाँ मिस थॉर्नेल का दी एंड हो जाता है। विलो हिल के सभी कैदी फरार हो जाते हैं। अंकल फेस्टर भी अपनी एक और नई गर्लफ्रेंड को अलविदा कहते हैं। सीन डॉक्टर फेरवन पर आता है। वो गस स्टोनर्स को सुरक्षित रख रही थी, पर उस ज़ॉम्बी की नज़र उन पर पड़ जाती है। लगता है वो गस स्टोनर्स को जानता है। पहले वो डॉक्टर फेरवन का भेजा खाता है और फिर बड़े ही प्यार से गस स्टोनर्स का। फिर वेडनेसडे को देखते हैं। वेडनेसडे और हाइड आमने सामने होते हैं, पर वो उससे डरकर भागती नहीं। हाइड स्पीड में आकर उसके पास रुक जाता है। वेडनेसडे बिना डरे उससे नजरें मिलाने का दम रखती है और फिर हाइड वेडनेसडे को इतना जोर से मारता है कि वेडनेसडे खिड़की से होकर छत से सीधा जमीन पर गिरती है और उसी समय पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस हाइड पर गोलियां चलाने लगती है, पर हाइड जंगल में गायब हो जाता है। वेडनेसडे की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। वो चाहती थी जब भी मौत आए वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, और लगता है उसकी माँ के अल्फाज भी सच हो गए। शायद वेडनेसडे ने सच में सब बर्बाद कर दिया और सीन यही कट होता है। अब हम वेडनेसडे को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो कोमा में जा चुकी है। कुछ दिनों बाद जब उसकी आंखें खुलती है वो देखती है उसकी नई मार्गदर्शक, हमारी पुरानी प्रिंसिपल वीम्स। पर मार्गदर्शक तो कोई रिश्तेदार ही हो सकता है। प्रिंसिपल वीम्स भी उसकी दूर की रिश्तेदार है, बहुत दूर की। वेडनेसडे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। प्रिंसिपल वीम्स उसे ताने मारते हुए कहती है, वेडनेसडे एक रिकेप करते हैं। तुम अपनी दृष्टि गवा बैठी हो, पर तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड इनिट की होने वाली मौत की खबर को छुपाया और हाइड को भी आज़ाद करा दिया। तुम्हें बधाई हो वेडनेसडे, तुम्हारा अभिमान फिर से तुम्हारी ढलान की वजह बनने वाला है। मिस वीम्स मार्गदर्शक है या उसकी टांग खींचने आई है। अब सीन जूडी पर आता है। वो विलो हिल से बचकर भाग चुकी थी। विलो हिल के हादसे को 2 हफ्ते हो चुके हैं। जूडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताती है कि 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ कई घंटों के लिए बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से हमारे 46 पेशेंट फरार हो गए। अफसोस इस हादसे में कई जाने गई, पर पुलिस की मदद से 46 में से 43 पेशेंट लौट चुके हैं। पर अब उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, क्योंकि अब विलो हिल थोड़े वक्त के लिए बंद किए जा रहा है। लेकिन अभी भी 3 मुजरिम फरार हैं, फेस्टर एडम्स, ज़ॉम्बी एंड टायलर। पुलिस को लुइस प्रोग्राम के बारे में भनक तक नहीं लगती। जूडी के एक आदमी ने लुइस प्रोग्राम के सभी पेशेंट को ठिकाने लगा दिया है। अब बस सिर्फ एक पेशेंट गायब है, पेशेंट नंबर 1938। अब जूडी वेडनेसडे से मिलने जाती है। वह पूरी तरह से होश में है। वेडनेसडे ने जूडी के पिता की पूरी मेहनत बर्बाद की है और अब उसे अपने ऊपर लगाम रखना चाहिए। जूडी ने लुइस प्रोग्राम के सारे सबूत मिटा दिए हैं। उसका मात्र लुइस प्रोग्राम का पेशेंट नंबर 1938 बचा हुआ है। वेडनेसडे को भी पेशेंट नंबर 1938 के बारे में जानना है। उसे फर्जी श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी, पर उसे कुछ जवाब नहीं मिलता। वहाँ से जाते वक्त वेडनेसडे के पास एक मैसेज आता है, वेडनेसडे और इनिट की आज रात मौत होगी। ये मैसेज टायलर का होता है। अब वेडनेसडे नेवरमोर वापस आ जाती है। वो इनिट को बताते हैं कि अपना सामान पैक करो और अपने घर लौट जाओ। टायलर हम दोनों को मारने वाला है। पर इनिट कहाँ सुनने वाली थी, उसने पहले भी टायलर को हराया है। यहाँ मिस वीम्स भी मौजूद है। इनिट उसे नहीं देख सकती। मिस वीम्स सिर्फ वेडनेसडे को ही नजर आती है। नेवरमोर में आज मरे हुए आउटकास्ट के लोगों को याद करने का दिन है, डे ऑफ द डेथ। सालाना परंपरा के अनुसार आधी रात को सभी नेवरमोर कब्रिस्तान की ओर अपने पूर्वजों की शान में एक जुलूस निकालेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। पर मिस वीम्स के सम्मान में कुछ नहीं किया जा रहा है। उस सर्कस के बंदर ने उन्हें सबके जहन से उतार फेंका है। प्रिंसिपल डॉट नहीं चाहते मिस वीम्स को कोई याद भी रखे। ये तो मिस वीम्स के साथ नाइंसाफी है। और सीन टायलर पर आता है। वो किसी गटर के नाले में है। उसे अपने पिता के विजन भी आते हैं। वहीं हम देखते हैं जूडी का वो आदमी पेशेंट नंबर 1938 को ढूंढते हुए इस गटर में टायलर तक पहुंच जाता है।
पर टाइलर अपनी हाइड के अवतार में आकर उसे ख़त्म कर देता है। टाइलर के यहाँ से जाने के बाद वो ज़ॉम्बी यहाँ आता है और उस आदमी का भेजा खा जाता है। ज़ॉम्बी उस आदमी के पास पेशेंट नंबर 1938 की फ़ोटो देखता है। शायद वो उसे जानता है। उस ज़ॉम्बी की याददाश्त वापस आ चुकी है। अब सीन पक्सली पर आता है। पक्सली ज़ॉम्बी की याद में दुख मना रहा था। फिर उसके पिता उसका दुख बांटने के लिए ज़ॉम्बी को खोजने का डिसाइड करते हैं। अब वेडनेसडे पर आते हैं। वो उनकी म्यूज़िक टीचर से मिलने आई है क्योंकि उसे प्रिंसिपल डॉट से पता चला है कि अगर टाइलर हमारे लिए खतरा है तो हमारे पास स्कूल भर के आउटकास्ट का समूह है, खासकर मिस कैप्री। वो पहले भी हाइड को संभाल चुकी हैं। एक समय पर मिस कैप्री का बॉयफ्रेंड एक हाइड हुआ करता था, बट अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वेडनेसडे को यहाँ हाइड से रिलेटेड कोई खास जानकारी नहीं मिलती, पर वेडनेसडे के दिमाग में एक खुरापाती विचार आता है, क्या हाइड एक नए मास्टर को अपना पाएगा। अब हम वेडनेसडे को उसकी माँ के पास देख पाते हैं। मिस विम्स भी वहाँ मौजूद होती हैं और इस बात को मोटिशा भांप जाती है कि इस कमरे में कोई और भी मौजूद है। ऐसा एहसास तो उन्हें तब हुआ करता था जब लेडी सवीम्स आया करती थी। वेडनेसडे यहाँ मिस थॉर्नेल के नोट्स से एक हाइड को काबू करने का फॉर्मूला सीख रही है। उसकी माँ उसे उस मॉन्स्टर के पीछे जाने से भी मना करती है, पर वो अपनी हरकतों से कहाँ आवाज़ आने वाली है। अब सीन इनेट पर आता है। टाइलर को रोकने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नाइट शीट्स को इकट्ठा करती है और इस बात की खबर एग्नेस को भी लग जाती है। एग्नेस को पता चल गया, मतलब ये बात वेडनेसडे तक पहुंच गई और होता भी ऐसा ही है। वेडनेसडे को पता चली गया तो अब वो साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। टाइलर जो करेगा आज ही करेगा जुलूस के दौरान, पर वेडनेसडे के पास एक प्लान है उसे काबू करने का। फिर वेडनेसडे थिंग के साथ केमिस्ट्री लैब जाकर वो केमिकल फार्मूला तैयार करने लगती है। मिस विम्स उसका मार्गदर्शन उसकी खुरापाती खोपड़ी खाकर करती है। एक तरफ हमें पता चलता है कि पेशेंट नंबर 1938, वो ज़ॉम्बी और टाइलर, इन तीनों का कोई तो रिलेशन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पक्सली और उसके पिता उस ज़ॉम्बी को खोज रहे हैं, पर वो ज़ॉम्बी पिलग्रिम वर्ल्ड में चल रहे एक सर्कस में जा पहुंचा था और वहाँ भी एक आदमी का भेजा खा लिया। पुलिस को खबर लग जाती है और पक्सली को भी पता चल जाता है। वो ज़ॉम्बी इंसानों जैसे दिखने लगा था। उसका दिमाग उसे जिंदा कर रहा था। पक्सली उससे मिलता है और उसे वहाँ से भागने में भी मदद करता है। पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता। अब सीन मोटिशा एडम्स पर आता है। पेशेंट नंबर 1938 उसके सामने थी। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसका नाम फ्रांसोस गैल्पिन है, मतलब यही मिस्टर गैल्पिन की वाइफ और टाइलर की माँ है। वो बताती है कि उसे विलो हिल में कैद में रखा था। वो वहाँ वेडनेसडे की फ़ोटो भी देखती है, उसी ने उसे बचाया था। वो मोटिशा से टाइलर को ढूंढने में मदद मांगती है। वो भी विलो हिल से भागा था। अब रात का समय हो गया है, जुलूस निकाला जा रहा है। टाइलर भी आ चुका है। वेडनेसडे नाइट शीट्स के साथ अपने प्लान के मुताबिक टाइलर को अपने जाल में फंसाते हैं। वो उसे अकेले में किसी खंडर में ले आते हैं। उसके सामने नाइट शीट्स होते हैं, पर वेडनेसडे नहीं। टाइलर अपने असली रूप में आ जाता है। वेडनेसडे उसके पीछे से एक इंजेक्शन के साथ उसके करीब बढ़ रही थी। हाइड समझ जाता है और वेडनेसडे को दूर फेंक देता है। जैसे ही एजेक्स अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है, वो उसे भी दूर फेंक देता है। फिर वो यूनिट की ओर बढ़ने लगता है, पर वेडनेसडे अपनी बातों से उसे अपनी ओर खींच लेती है। तभी वहाँ एक और हाइड आ जाता है और टाइलर पर वार होता है। ये दूसरा हाइड और कोई नहीं बल्कि टाइलर की माँ होती है। मोटिशा और फ्रांसोस ने तय किया था कि वो टाइलर को अपने साथ लेकर चेरी को छोड़ देंगे। टाइलर की माँ टाइलर को लेकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ डे ऑफ द डेथ का कार्यक्रम भी अच्छे से पूरा हो जाता है। अब सीन कट होकर ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे अपनी नॉवल लिख रही है। अतीत अब फिर लौट आया है और जब अतीत सताता है तो वो वर्तमान में अपने कर्मों का हिसाब करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी का नाम आइजैक है। वो एक और इंसान को अपना शिकार बना लेता है और वो होती है जूडी। वो जूडी को जानता था और उससे अपना हिसाब बराबर करने आया था। जूडी का भी यहाँ दी एंड हो जाता है। टाइलर और उसकी माँ भी अब मिल चुके हैं। क्या फ्रांसोस अपना वादा निभाएगी और चुपचाप यहाँ से चली जाएगी, या उसका इरादा कुछ और ही है। यूनिट भी अभी तक सुरक्षित है, पर यहाँ उसे हम बिना अपनी मर्जी के वुल्फ अवतार में बदलते हुए देखते हैं और सीन यही कट होता है। अब सीन आता है अगले दिन, जहाँ प्रिंसिपल डॉट एंड शेरिफ सैंटियागो को कल रात हुए कांड के बारे में सब पता चल जाता है। इसी वजह से नेवरमोर में कर्फ्यू जारी कर दिया जाता है। खैर वापस मेन पॉइंट पर आते हैं, यूनिट को कैसे बचाया जाए। वेडनेसडे मिस विम्स से अपनी शक्तियाँ पाने के लिए मदद मांगती है। मिस विम्स कहती है, तुम्हारी दुष्ट दृष्टि तुम्हें सिर्फ विरासत में नहीं मिली, इसका तुम्हारे परिवार से गहरा नाता है।
अपनी माँ के साथ बढ़ती अनबन की वजह से तुम्हारी शक्तियाँ जा चुकी हैं। वेडनेसडे को लगता है अब ये क्या बकवास है, पर मिस वीन्स बताती है कि एडम्स फैमिली के वंशजों ने हमेशा से अपनी एकता में शक्तियाँ पाई हैं। तुम चाहो या न चाहो, तुम भी उसी परिवार की विरासत का अहम हिस्सा हो, और ऐसी शक्तियाँ सुलझे हुए रिश्तों की मोहताज होती हैं। वेडनेसडे को कोई रिश्ते नहीं सुलझाने, और ना ही उसे ये पसंद है कि उसकी माँ बार बार उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। मिस वीम्स वेडनेसडे को टाइलर और उसकी माँ के बीच टांग न अड़ाने की सलाह भी देती है, पर वेडनेसडे कौन सी सुनने वाली है। तभी वहाँ प्रोफेसर ऑर्लोफ भी आ जाते हैं। वेडनेसडे प्रोफेसर से फ्रांसोस के बारे में पूछती है। प्रोफेसर से उसे पता चलता है कि फ्रांसोस को साइंस में कोई रुचि नहीं थी, पर उसका एक भाई था, आइजैक नाइट, मतलब वो ज़ॉम्बी जिसका नाम आइजैक है। वो टाइलर की माँ फ्रांसोस का भाई है। प्रोफेसर ने आज तक उससे बेमिसाल दा विंची नहीं देखा। दा विंची मतलब होता है होनहार स्टूडेंट। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसमें प्रोफेसर अभी जिंदा है, ये भी उसी की देन है। आइजैक को दुनियादारी की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, पर उसे मसीहा बनने का बड़ा शौक था। स्टोनहर्ट्स उसके गुरु थे, उनका रिश्ता बहुत गहरा था। उसने आइजैक के लिए याको टावर में सीक्रेट लैब बनाई थी, पर एक रात उस लैब में धमाका हुआ। उसके बाद आइजैक कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो भाग गया, और कुछ कहते हैं वो कपाल वृक्ष के नीचे दफन है। वेडनेसडे तुरंत समझ जाती है पक्सली का वो पालतू ज़ॉम्बी आइजैक है, और अब वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, मतलब टाइलर की माँ। वेडनेसडे एग्नेस को आइजैक नाइट के बारे में सब पता लगाने के काम पर लगा देती है। अब सीन टाइलर और उसकी माँ पर आता है, उनके पुराने घर पर। टाइलर की माँ को देखकर लगता है वो थोड़ा दिमाग से सनकी हुई हैं, और वो बीमार भी हैं। अब सीन ईनिट पर आता है। ब्रूनो से मिलने आया था, तभी वहाँ आ जाती है मिस कैप्री, उनकी म्यूजिक टीचर। ब्रूनो को वार्निंग मिलती है, लड़कियों के डोम में लड़कों का आना मना है। मिस कैप्री ने ईनिट को पूर्णिमा की रात ना होते हुए कल रात उसे वेयरवुल्फ में बदलते देखा था। ये संकेत है कि ईनिट एक अल्फा वेयरवुल्फ है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, पर अल्फा होने का उतना ही बड़ा नुकसान भी है। अगर खुद पर कंट्रोल ना हो तो हो सकता है वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ही कैद होकर रह जाए, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिस कैप्री उसके साथ है। सीन वेडनेसडे और नानी माँ पर आता है। वेडनेसडे को अपनी दुष्ट दृष्टि चाहिए। नानी माँ अपने बुढ़ापे में भी निशाना लगाने में अच्छे को मात दे सकती है। खैर, पिछली बार नानी माँ के दखल देने पर मोटिशा ने गुडी की किताब जला दी थी। फिर भी नानी माँ वेडनेसडे को एक नाम पता देती है, प्रोफेसर रोसलिन रॉडवुड, नेवरमोर के कब्रिस्तान में दफन है। प्रोफेसर रोसलिन एक बहुत ही कमाल की रेवन थी। नानी माँ उनकी बड़ी दीवानी थी। उनकी दिव्य दृष्टि का तो कोई जवाब ही नहीं होता था, और वेडनेसडे के पेरेंट्स अभी उन्हीं के घर में बैठे हैं। बट इससे वेडनेसडे को क्या फ़ायदा। रोसलिन नेवरमोर की कब्रिस्तान में दफन है, और उसकी कब्र का पत्थर उसकी काली ऊर्जा से रंगा हुआ है। अगर एक रेवन वहाँ लिखे शब्दों को दोहराती है तो उसे कुछ समय के लिए दुष्ट दृष्टि मिल जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल डॉट ने कर्फ्यू जारी किया है, उसके बावजूद भी वेडनेसडे नेवरमोर के कब्रिस्तान जाती है। इसी वजह से ईनिड और उसके बीच बहस हो जाती है, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो उसके लिए भी मुसीबत हो जाएगी। बट वेडनेसडे अपने कदम बढ़ा चुकी है, वो भी अकेले। बट फिर थोड़ी देर बाद ईनिड भी उसके पीछे जाती है। वेडनेसडे कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी। रोजलिन की कब्र के पत्थर पर कुछ लिखा था, रेवन के साय में मुझे पल भर के लिए अपनी रोशनी में बना दें, पर ध्यान रहे अगर मेरी रोशनी गई टूट तो तुम्हारी किस्मत जाएगी फूट। रोजलिन की कब्र के पत्थर को छू के वेडनेसडे उस पर लिखे शब्दों को दोहराती है और अपनी साइकिल झलक में पहुंच जाती है। वहाँ वो रोजलिन से मिलती है और मदद मांगती है। रोजलिन उसकी परीक्षा लेती है और कहती है, सच सामने लाने के लिए तुम क्या कह सकती हो। इस मोमबत्ती की लो पर अपना हाथ रखो और तुम्हें कुछ वक्त के लिए तुम्हारी दृष्टि लौटा दी जाएगी। पर सावधान, अगर तुमने लौ से अपना हाथ पीछे खींचा तो रेवन की नज़र टूट जाएगी और कीमत तुम्हें चुकानी होगी। वेडनेसडे लो पर अपना हाथ रखती है। उसे कुछ भयानक दृश्य आने लगते हैं, पर तभी ईनिड कब्रिस्तान आकर उसे जगा देती है। वेडनेसडे अपने होश में आ जाती है और रेवन की नज़र टूट जाती है। फिर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने रूम में होते हैं और यहाँ हो जाता है एक बड़ा कांड। वेडनेसडे ईनिड के शरीर में पहुंच जाती है और ईनिड वेडनेसडे के शरीर में। यह है रेवन की नज़र टूटने की सज़ा। आगे बढ़ने से पहले याद रखना, वेडनेसडे ईनिड के शरीर में है तो उसे हम वेडनेसडे ही कहेंगे, और सेम ईनिड के लिए। ईनिड वेडनेसडे के शरीर में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। वेडनेसडे उसे यकीन दिलाती है कि उसे उसका शरीर मिल जाएगा। अब इन दोनों का स्ट्रगल शुरू होने वाला है। एक दूसरे के शरीर में रहना इतना आसान नहीं होने वाला, और वो भी ये सच सबसे छिपाकर, खासकर ईनिड के लिए।
चलो तो फिर शुरुआत होती है इनिट से। एग्नेस इनिट को वेडनेसडे समझकर उसके पास आती है। उसे आइजैक नाइट की स्टूडेंट फाइल अभी तक नहीं मिली। एग्नेस को उसका बर्ताव अजीब लगता है। वो नोटिस करती है कि वो वहाँ एक आइसक्रीम लेती है, जबकि वेडनेसडे को तो रंगों से सख्त एलर्जी है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे को सच में रंगों से एलर्जी है। उस आइसक्रीम का असर वेडनेसडे की बॉडी पर होने लगता है। उसकी स्किन जलने लगती है। वेडनेसडे की माँ उसे इस हालत में नोटिस कर लेती है और फिर स्किन पर लगाने के लिए एक क्रीम देती है जो बनी है बिच्छू के नाखून, चिताओं की राख और मोम से। यही है एडम्स फैमिली की खूबसूरती का राज। उस आइसक्रीम से इनिट तुरंत ठीक हो जाती है। मोटिशा को भी उसका बर्ताव अजीब लगता है और यहाँ ये भी पता चलता है कि वेडनेसडे एलर्जी पिल्स भी लेती है, वो भी रेगुलर। जाते जाते इनिट के सर एक और मुसीबत आ गई। मोटिशा उसे आज रात फैमिली डिनर पर बुलाती है। यहाँ हम वेडनेसडे को भी देख पाते हैं। ब्रूनो उसे इनिट समझकर उसके साथ थोड़ा मजाक करता है। वेडनेसडे बिना देखे उसे अपने दाव से जमीन पर पटक देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे उसी कब्रिस्तान में पहुँच जाती है और वहाँ वो फिर से रोजलिन रोडवुड की कब्र के पत्थर को छू के वही ट्रिक अपनाती है, पर इस बार पहले जैसा कुछ नहीं होता। तभी वहाँ मिस वीम्स टपक पड़ती हैं। वो कहती है कि तुम फिर एक बार नई मुसीबत मोल ले रही हो। तुमसे पहले इस मूर्खता को अंजाम दो और रेवेंस ने भी दिया था और 24 घंटों में दोनों की मौत हो गई थी। शाबाश वेडनेसडे, आखिरकार तुम इनिट सिंक्लेयर की मौत की वजह बन ही गई हो और अपनी मौत की भी। अब सीन आइजैक पर आता है। वो ज़ॉम्बी अब लगभग पूरी तरह हील हो चुका है, पर उसका कटा हुआ हाथ ठीक नहीं हो सकता। आइजैक उसकी बहन को ढूंढते हुए मिस्टर गैल्पिन की केबिन तक पहुंच चुका था। ये केबिन जितना ऊपर है उतना ही अंडरग्राउंड भी है। आइजैक उस अंडरग्राउंड केबिन में जाता है। टायलर और उसकी माँ को आहट होती है और वह सतर्क हो जाते हैं। फ्रांसोस जब अपने भाई को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता। सालों पहले मरा हुआ इंसान आज फिर से जिंदा हो गया, पर यहाँ कोई और मर रहा है। फ्रांसोस को खांसी में खून आता है। एक हाइड का अंजाम यही होता है, पर आइजैक उसे बचा सकता है। वो हमेशा से यही चाहता था कि वो उसके अंदर के हाइड को ख़त्म कर दे, पर उसे वो मशीन चाहिए। स्टोनहर्ट्स ने आइजैक की डायरीज चुरा ली थी और उसने वो मशीन बनाकर विलो हिल में रखी है, पर उसने उसे पलटकर आउटकास्ट की शक्तियाँ नॉनमिस को देने के लिए बना दिया। तो अब इन्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए जाना होगा विलो हिल। अब सीन वेडनेसडे पर आता है। अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वो म्यूजिक बजा रही है। मिस कैप्री वहाँ आती है। वेडनेसडे को यहाँ पता चल जाता है कि इनिड एक अल्फा है। एक अल्फा का पहला लूना साइकिल बहुत खतरनाक होता है। दिन ढलने से पहले उसके लिए लूपिन केज में जाना बेहतर है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। वेडनेसडे वहाँ रोजलिन रोडवुड की एक फ़ोटो देखती है और उसे एक आइडिया आता है। अब वेडनेसडे रोजलिन रोडवुड के घर जाती है जहाँ फ़िलहाल उसके पेरेंट्स रहते हैं। वहाँ फ़िलहाल कोई नहीं होता। वेडनेसडे को रोजलिन का एक सीक्रेट रूम मिलता है। वेडनेसडे की मुलाकात फिर से रोजलिन की आत्मा से होती है। वो कहती है अपने शरीर में लौटने के लिए तुम्हें इस शरीर से अपने प्राण त्यागने होंगे। सुबह होने से पहले तुम्हें उन सभी गहरे राज को टटोलना होगा जिनमें तुमने कदम रखे। तभी वहाँ मोटिशा आ जाती है और कहती है इनिट सिंक्लेयर, तुम मेरे घर में ताकाजाकी क्यों कर रही हो? ज़रूर तुम्हें यहाँ पर वेडनेसडे ने भेजा होगा अपनी शक्तियाँ पाने की। ये उसकी नई कोशिश है ना? क्या रोडवुड के कक्ष में ताकाजाकी करके उसका काम बन जाएगा? और हाँ, चाहो तो वेडनेसडे से कह देना आज रात डिनर पर बात करेंगे। अब तुम जा सकती हो। अब सीन इनिट पर आता है। वो सोच रही है डिनर के लिए कैसे जाएगी। वो मोटिशा का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना पहले एडम्स फैमिली के तरीके सीख लिए जाए, वो भी वेडनेसडे की नोवेल से। यहाँ इनिड अपने बारे में कुछ ऐसा पढ़ लेती है जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाता है, जिसके बदले में फिर वो वेडनेसडे की खिल्ली करने का मन बनाती है। इनिड यहाँ वेडनेसडे के शरीर को एक नया लुक देकर डांस करते हुए पहुंच जाती है सभी स्टूडेंट्स के सामने। सभी स्टूडेंट्स वेडनेसडे का ये लुक देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी वीडियोस बनने लगती है। आखिरकार वेडनेसडे एडम्स अपना आपा खो बैठी, ये बियांका के शब्द होते हैं। फिर कलर्स के चलते उसे एलर्जी होने लगती है और वेडनेसडे भी ये तमाशा अपनी आंखों से देखती है और सीन यही कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को देखते हैं। वो नोटिस करती है कि ब्रूनो अपनी दूर की गर्लफ्रेंड से किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा था। वेडनेसडे समझ जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। तभी मिस कैप्री आती है और वेडनेसडे को इनिट समझकर उसे लूपिन केज में जाने को कहती है क्योंकि रात होने वाली है और ब्लड मून की रात को कुछ ही दिन बचे हैं। मिसेस जासूस एग्नेस भी ये सुन लेती है। सीन वापस इनिट पर आता है। वो अपने रूम में होती है। वो अब बिल्कुल ठीक है
और वेडनेसडे की जो उसने खिल्ली उड़ाई है उसकी वीडियोस के मजे ले रही होती है। तभी एग्नेस वहाँ प्रकट होती है। वेडनेसडे का हुलिया देखकर उसे उस पर डाउट बढ़ गया है, कुछ तो गड़बड़ है, शायद कोमा में जाने की वजह से दिमाग पर असर हुआ है। एग्नेस बताती है कि इनिट का ब्रूनो से ब्रेकअप हो गया है और मिस कैप्री ने इनिट को लुपिन केज में डाल दिया है ताकि वो रात होने पर बाहर न निकले और वेयरवुल्फ न बने और ना ही उसकी वीडियोस वायरल हो। इनिट को यहाँ एग्नेस की बातों से पता चलता है कि वेडनेसडे असल में इनिट को बचा रही है। वेडनेसडे की दिव्य दृष्टि की भविष्यवाणी में हमने इनिट की कब्र देखी थी। एग्नेस इनिट की कमियां गिनाने लगती है और इनिट की जगह लेने की बात करती है, जिससे इनिट को गुस्सा आ जाता है और फिर वो एग्नेस को सुना सुना के उसके कान भर देती है। एग्नेस का दिल टूट जाता है। अब एग्नेस अपना दुख लेकर प्रोफेसर ओर्लोव की चल रही क्लास में पहुंच जाती है। वहाँ वो अधूरे अंगों वाले सभी आउटकास्ट की क्लास ले रहे थे, जिसमें थिंग भी मौजूद होता है। अब थोड़ा सा एग्नेस का भी दुख बांट लेते हैं। वो कहती है, मुझे लगा नेवरमोर आके मैं सबको दिखूंगी, मेरे सच्चे दोस्त बनेंगे, और सच तो ये है कि मुझे सबने अनदेखा कर दिया। पर प्रोफेसर ओर्लोव की मोटिवेशनल बातों से एग्नेस का दुख थोड़ा कम हो जाता है। अब सीन एडम्स फैमिली के डिनर पर आता है। एडम्स फैमिली के खाने का टेस्ट देखकर इनिट को उल्टी करने का मन करता है। पक्सली और उसके पिता थोड़ा बाहर चले जाते हैं। यहाँ बचते हैं मोर्टिशिया और इनिट। मोर्टिशिया उससे कहती है, कुछ देर पहले मैंने इनिट को रोसलिन रोडवुड के कक्ष में देखा था। क्या तुम जानती हो वो वहाँ क्यों आई थी? अपनी शक्तियों को पाने के फितूर में तुम आखिरकार अपना आपा खो बैठी हो। मोर्टिशिया फिर से किसी का साया महसूस करती है और कहती है, चुपचाप सामने आ जाओ। मिस वीम्स मोर्टिशिया के सामने आ जाती है, पर इनिट मिस वीम्स को नहीं देख सकती। मिस वीम्स कहती है, मोर्टिशिया कैसी हो तुम? मैं हूँ वेडनेसडे की नई मार्गदर्शक। पर अगर वो वेडनेसडे की मार्गदर्शक है तो वेडनेसडे उसे देख क्यों नहीं पा रही? मिस वीम्स मोर्टिशिया को बताती है, तुम्हारी प्यारी माँ की सलाह मानकर वेडनेसडे अपनी शक्तियाँ पाने की कोशिश में रोसलिन रोडवुड की कब्र तक जा पहुंची, और जो यहाँ बैठी है वो वेडनेसडे नहीं, इनिट है। इनिट की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है। मिस वीम्स कहती हैं, अब उनके पास जिंदा रहने का सुबह तक का वक्त है और कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्हें खुद ही खुद को बचाना होगा। अब सीन आइजैक पर आता है। आइजैक नेवरमोर में प्रोफेसर ओर्लोव के पास आता है। प्रोफेसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आइजैक प्रोफेसर से अपना 30 साल पहले दिया हुआ तोहफा लेने आया है, प्रोफेसर की मशीन जिससे वो अभी जिंदा है। वो आइजैक की देन है। आइजैक उस मशीन का पावर सोर्स निकाल लेता है क्योंकि विलो हिल का पावर सोर्स तोड़ा हुआ है। आइजैक प्रोफेसर का भेजा भी खाने लगता है। तभी वहाँ एंट्री हो जाती है एग्नेस की। एग्नेस ये देखकर डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है और फिर गायब भी हो जाती है। आइजैक को वहाँ कोई नजर नहीं आता और वो अपना काम करके वहाँ से लौट जाता है। एग्नेस काफी डर चुकी है, पर फिर भी वो उसका पीछा करती है। फ्रांसोस और टायलर दोनों एक कार में आइजैक का इंतजार कर रहे थे। एग्नेस भी उस कार की डिग्गी में बैठ जाती है, जबकि उस डिग्गी में पहले से ही जूडी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एग्नेस बहुत ज़्यादा डर चुकी है, फिर भी इस हालत में वो इनिट को कॉल करती है और सब बताती है। इनिट भी वेडनेसडे तक पहुंच चुकी थी। एग्नेस उन्हें अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। वो विलो हिल पहुंच चुके थे। आइजैक अपनी बहन के अंदर से उस हाइट के श्राप को ख़त्म करना चाहता है ताकि उसे मरने से बचा सके। आइजैक इसे श्राप समझता है, जबकि टायलर को तो इसमें असली आज़ादी महसूस होती है। टायलर को यहाँ किसी और के होने का एहसास भी होता है। वो एग्नेस को आसानी से पकड़ लेता है, फिर वो उसे बेड़ियों के साथ एक रूम में डाल देता है। अब तक वेडनेसडे और इनिट भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आइजैक भी अपनी मशीन चालू कर चुका है। वेडनेसडे सबसे पहले एग्नेस को छुड़ाने जाती है, पर टायलर को भनक लग जाती है। इनिट उससे पीछे से झपट लेती है, पर उससे कुछ नहीं होने वाला था। उसे फिलहाल टक्कर दे सकती है वेडनेसडे। वेडनेसडे टायलर को ऐसी लात मारती है कि टायलर सीधा दीवार से जाके लगता है। इनिट के शरीर में इतनी ताकत है, वेडनेसडे अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाती और उसका शरीर वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। टायलर उसे उसी रूम में लॉक कर देता है। एग्नेस आइजैक के काम में टांग अड़ाकर उसकी मशीन में गड़बड़ कर देती है। यहाँ वेडनेसडे वेयरवुल्फ के फुल फॉर्म में आ चुकी थी। वो उस रूम का गेट तोड़कर सीधा टायलर पर हमला कर देती है, बट यहाँ टायलर अपनी माँ की बात सुनकर अपने हाइट वाले रूप में नहीं आता। मशीन्स में गड़बड़ी होने के कारण वहाँ ब्लास्ट होने वाला था। वेडनेसडे टायलर को छोड़कर इनिट और एग्नेस के साथ वहाँ से बाहर निकल लेती है और टायलर भी अपनी माँ और आइजैक के साथ वहाँ से निकल लेते हैं। उनके निकलते ही वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वेडनेसडे, इनिट और एग्नेस विलो हिल से काफ़ी दूर आ चुके थे। एग्नेस को अब समझ आया, उन दोनों का शरीर अदला बदली हो गया है। एग्नेस नेवरमोर लौट जाती है
वेडनेसडे और इनिड नेवरमोर की कब्रिस्तान रोजलिन रोडवुड की कब्र तक पहुंच जाते हैं। वेडनेसडे को रोजलिन रोडवुड की कही हुई बात समझ आ जाती है। आखिर में करना क्या है। रोजलिन के कहने का मतलब था कि उसकी कब्र के पत्थर पर हाथ रखकर उस जिंदगी के राज खोलो जिसमें तुमने कदम रखे। तो चलो इनके राज खोलते हैं। पहले इनिड कहती है, जानती हो वेडनेसडे बनकर मैंने क्या जाना कि तुम कितनी निडर हो, सिवाय अपनी माँ के सामने। मैं समझती हूँ वो थोड़ा ज़्यादा करती है। तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी सच्चाई को कभी अपनाएंगी ही नहीं, कि तुम्हारे अंदर का अंधेरा वो तक नहीं समझ पाएंगी। तुम उन्हें इतना निराश कर बैठोगी कि वो तुम्हारा जिक्र तक नहीं करेंगी, जैसे तुम्हारी आंट अफीलिया का। तुम्हें यही डर है ना, इसलिए उन्हें दूर रखती हो। और शायद तुम्हें जितना लगता है उससे ज़्यादा वो तुम्हारा साथ निभा पाए। अब वेडनेसडे की बारी। वेडनेसडे कहती है, तुम्हारी सबसे खास बात है तुम्हारी ताकत। तुम्हें डर है कि अगर अल्फा बन गई तो तुम अकेली रह जाओगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और उनका साथ छोड़ना चाहिए जो तुम्हारे लायक ही नहीं, जैसे कि ब्रूनो, जो तुम्हारे प्यार को कमज़ोरी मान रहा है। तुम्हारी ताकत में एक दिन भी नहीं संभाल पाई हूँ। तुम्हें कमज़ोर समझना मेरी भूल थी। और तभी दोनों बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और इस बार उनकी आंखें यहीं पर खुलती हैं। वो अपने शरीर में वापस लौट आती हैं। मिस विम्सी इस बात को कंफर्म करती है कि इनिड की मौत की भविष्यवाणी अब ढल चुकी है। इनिड तो बच गई, पर वेडनेसडे ने आज जो किया उसकी वजह से अब कोई और खतरे में आ गया है। अब एडम्स फैमिली में से किसी की जान जाएगी। अब किसकी कब्र पर फूल चढ़ने वाले हैं, यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और सीन यही कट होता है। अब सीन अगले दिन नेवरमोर में आता है। आज रात गाला फंक्शन होने जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल डॉट को प्रोफेसर ओलोफ की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाला तो आज ही होगा। यहाँ पुलिस भी उस ज़ॉम्बी की जांच में लगी हुई है। फिर सीन वेडनेसडे और इनिड पर आता है। एग्नेस को आइजैक की स्टूडेंट फाइल मिल चुकी है। एडम्स फैमिली में से कौन मरेगा उसकी जांच अब शुरू होती है। आइजैक नाइट की फाइल से वेडनेसडे को अपने पेरेंट्स के कई दबे राज मिलते हैं। आइजैक वेडनेसडे के पिता गोमेज का रूममेट था। सिर्फ रूममेट नहीं, उससे भी बढ़कर। गोमेज और आइजैक दोस्त हुआ करते थे। गोमेज उसे उनसे बचाना चाहता था जो उसके दिमाग का गलत फायदा उठाना चाहते थे, जैसे कि गस स्टोनर्स उसके जरिए आउटकास्ट की शक्तियों के राज समझना चाहता था। पर आइजैक उसके अलग मंसूबे थे। उसे लगा वो विज्ञान के जरिए फ्रांसवॉस के अंदर के हाइट को खत्म कर सकता है। पर अब वो बददिमाग पालतू पेट नहीं है। आइजैक जिंदा हो चुका है और अब वो फ्रांसवॉस और टाइलर के साथ मिल चुका है, जो शहर छोड़ने के वादे से मुकर गई है। वेडनेसडे अपनी माँ को बताती है कि अब भविष्यवाणी बदल चुकी है। अब इनिड की जान नहीं जाएगी। अब एडम्स फैमिली में से कोई एक मरेगा। सीन इनिड पर आता है और ब्रूनो उससे माफ़ी मांगता है। तभी मिस कैप्री इनिड को बुला लेती है। उन्हें पता चल गया था कि कल रात इनिड लुपिन केस से भाग निकली थी। मिस कैप्री उसे फिर से वार्न करती है, अल्फा बनना कोई मजाक नहीं, खासकर तब जब 2 दिन में पूर्णिमा हो। अगर एक नया अल्फा पूर्णिमा की रात को ट्रांसफॉर्म हो गया तो हो सकता है वो कभी इंसान न बन पाए। अल्फाज जो हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बाकी वेयरवुल्व्स उसका शिकार करते हैं। अब सीन आइजैक पर आता है। फ्रांसवॉस की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी मेडिसिन भी खत्म हो चुकी है, जिसके लिए वो एनिमल हॉस्पिटल से दवाई लेने के लिए यहाँ से निकल लेते हैं। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। वेडनेसडे को हम मिस्टर गैल्पिन के घर पर देखते हैं। थिंक को यहाँ वो सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। बेसमेंट में कोई नहीं होता। वेडनेसडे को वहाँ खून से लिपटा हुआ कपड़ा और मेडिसिन की शीशी मिलती है। वो समझ जाती है आइजैक अपनी बहन को बचाने के लिए इतना उतावला क्यों है। वेडनेसडे को यहाँ एक तितली भी दिखती है। ये तितली उस ज़ॉम्बी के सर में पनपे कीड़े से जन्मी है। यूजीन इनके बारे में जानता है। उसने उस ज़ॉम्बी के सर से वो कीड़े भी निकाले थे। यूजीन अपनी शक्ति से उन तितलियों को उस ज़ॉम्बी को ढूंढने के काम पर लगा देता है। अब सीन बियंका पर आता है। एजेक्स उससे पूछता है कि चल क्या रहा है, तुम्हारी माँ कहाँ है। बियंका कहती है वो जा चुकी है और मुझे भी नहीं पता कहाँ, और तुम रहने दो, इसी में भलाई है। बट असल में उसकी माँ प्रिंसिपल डॉट के कब्जे में है। प्रिंसिपल डॉट उसे पहले से जानते हैं। 15 साल पहले प्रिंसिपल डॉट ने बियंका की माँ को गिडियन से मिलाया और साथ में मॉर्निंग सॉन्ग की नींव रखी। मतलब मॉर्निंग सॉन्ग के पीछे का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल बैरी डॉट है। गिडियन और बियंका की माँ तो बस उस खेल के मोहरे हैं। अब सीन वेडनेसडे पर आता है। नानी माँ उसके रूम में उसकी नोवेल के मजे ले रही है। आज गाला फंक्शन है और नानी माँ गाला की स्पेशल गेस्ट। फिर नानी माँ प्रिंसिपल डॉट से मिलती है। वो जानती है उसकी नीयत क्या है, इसलिए वो कहती है तुम दिमाग मत चाटो, सीधा मुद्दे पर आओ।
प्रिंसिपल डॉट उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं नेवरमोर का भविष्य और हेस्टर फ्रॉम के नाम से नेवरमोर के बीचों बीच एक ट्रम्प टावर। बहुत ही गजब की प्रेजेंटेशन थी। नानी माँ के गुरूर की हौसला अफजाई पहले कभी किसी ने नहीं की। पर चाटुकारिता ऐसा जहर होती है जिसे सूंघ तो लेते हैं पर निकल नहीं सकते। इसीलिए इस कूड़े के ढेर में वो अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी तक नहीं डालेंगी। पर कोशिश करना तो प्रिंसिपल डॉट का फर्ज था। डॉट अब अपनी चाल चलते हैं। वो बियंका को बुलाते हैं। बियंका अपनी सारण शक्ति से नानी माँ से अपनी सारी दौलत नेवरमोर के नाम करने को कहती है और इस बात को वो आज रात गाला में हंसते हंसते सबके सामने रखेंगी। और जैसे ही बियंका चुटकी बजाएगी वो भूल जाएंगी कि बियंका यहाँ आई थी। अब सीन मोर्टिशिया पर आता है। मोर्टिशिया जानती है मिस वीम्स भी यहीं मौजूद है। मिस वीम्स कहती है कि तुम्हारी और वेडनेसडे की दूरी का फायदा उठाकर नानी माँ वेडनेसडे को अपने करीब खींच रही है। आइजैक फ्रांसवॉस और तुम्हारे परिवार के बीच क्या हुआ था उस सच को वेडनेसडे के सामने उजागर कर दो, क्योंकि भविष्यवाणी बदल चुकी है। अब एक एडम्स जान से जाएगा। जिंदगी भर जिस परिवार को एक ही माला में पिरो के रखा है उसे बिखरने से बचा लो। अब सीन वेडनेसडे और इनिट पर आता है। इनिट खुद को शांत रखने के उपाय खोज रही है। तभी एजेक्स वहाँ आ जाता है और बताता है बियंका मुसीबत में है और उसकी माँ गायब है। शायद इसमें प्रिंसिपल डॉट का हाथ हो सकता है। और वेडनेसडे प्रिंसिपल डॉट के पास जाती है। वहाँ वेडनेसडे की पूरी फैमिली होती है। नानी माँ अपनी सारी दौलत दान करने वाली है। नेवरमोर की किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं होता। वो इस फैसले से बिल्कुल नाखुश होते हैं। और वेडनेसडे बियंका के पास जाती है। बियंका अपनी स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस कर रही थी। स्वॉर्ड फाइट करते करते वेडनेसडे उसके मुंह से सारा सच निकला लेती है। सारा खेल प्रिंसिपल डॉट खेल रहे हैं। वो एक नंबर का ठग है और अब वो नानी माँ की दौलत के पीछे है। बियंका के पास कोई चारा नहीं था और इस बार उसे वेडनेसडे भी नहीं बचा सकती, ऐसा उसे लगता है। तभी बियंका अपना लॉकेट उतार कर सायरन सॉन्ग से वेडनेसडे को सब बुला देती है। वेडनेसडे को लगा ही था कि ये हो सकता है, इसीलिए वो पहले से ही बैकअप लेकर आई थी। एग्नेस भी यहीं मौजूद थी। उसने भी सब सुन लिया। फिर एग्नेस वेडनेसडे को वो सब बताती है जो बियंका ने कहा था। यहाँ एग्नेस वेडनेसडे के कपड़े पहनकर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर वेडनेसडे उसे टॉन्ट मार देती है, जिससे फिर एग्नेस का दिल दुख जाता है। और सीन आइजैक पर आता है। फिलहाल फ्रांसवॉस को दवा मिल चुकी है और वो फिलहाल ठीक है, लेकिन आइजैक उसकी बहन की जान कैसे बचाएगा वो हम आगे देखेंगे। सीन वापस बियंका पर आता है। उसे हम प्रिंसिपल डॉट के साथ देखते हैं और उसके साथ होता है गिडियन, बियंका का सौतेला बाप। गिडियन को किसी से कोई मतलब नहीं, उसके लिए पैसा सबसे ऊपर है। प्रिंसिपल डॉट को समझ आ जाता है अब ये किसी काम का नहीं। डॉट अपनी शक्ति से गिडियन को चलाकर राख कर देता है। बियंका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। गाला फंक्शन की पूरी तैयारियां हो चुकी है, जिसमें पूरा नेवरमोर और इनवाइटेड गेस्ट शामिल होते हैं। सभी को हम स्पेशल आउटफिट्स में देखते हैं और फिर प्रिंसिपल डॉट अपने स्पेशल गेस्ट के साथ शाही सम्मान के साथ आते हैं। अब सीन वेडनेसडे पर आता है। वो बियंका से पूछती है कि डॉट ने उसकी माँ को कहाँ छुपाया है। पहले तो वो समझ नहीं पाती सायरन सॉन्ग ने उस पर काम क्यों नहीं किया। फिर वेडनेसडे कहती है अगर डॉट को रोकना है तो मुझ पर भरोसा करो। बियंका बता देती है डॉट ने बियंका की माँ को उनके घर में रखा है। अब हम इनिट को देखते हैं। ब्रूनो के कहने पर एक दोस्त की तरह इनिट उससे मिलने आती है, पर यहाँ बिना बताए ब्रूनो की पहली गर्लफ्रेंड सोफी आ जाती है। ब्रूनो के ब्रेकअप करते ही वो उससे मिलने चली आई। इनिट उनके बीच कांटा नहीं बनना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। इनिट एग्नेस से मिलती है। ये दोनों ही फिलहाल तन्हा महसूस कर रहे हैं। एग्नेस रो रही होती है क्योंकि वेडनेसडे ने फिर से एक एडम्स वाली हरकत कर दी। एग्नेस का दुख सुनकर इनिट कहती है वैसे इस दुनिया में एक ही वेडनेसडे एडम्स काफ़ी है। अगर तुम गायब रहकर थक चुकी हो तो तुम औरों की पहचान बनना छोड़ दो, पहले अपनी सनक पहचानो। अब सीन गाला में आता है। इस फंक्शन में आइजैक भी आ चुका है। वेडनेसडे के प्लान के मुताबिक एजेक्स बियंका की माँ को छुड़ा लेता है। वेडनेसडे को अब डॉट को रोकने के लिए और मदद चाहिए। इनिड, एग्नेस और वेडनेसडे फिर से रियूनाइट हो जाते हैं। अब गाला फंक्शन की शुरुआत होती है, वो भी एक डांस परफॉर्मेंस के साथ। इनिड और एग्नेस का डांस परफॉर्मेंस। इसी डांस परफॉर्मेंस के दौरान एग्नेस अपने गायब रूप में डॉट की जेब से सायरन सॉन्ग को बेसर करने वाला लॉकेट निकाल लेती है। वेडनेसडे का नया प्लान। परफॉर्मेंस के बाद बियंका स्टेज पर आती है। उसे वेडनेसडे का इशारा मिल गया।
अब डॉट के पास वो लॉकेट नहीं है। बियंका बोलना शुरू करती है, आज की रात मुमकिन हो पाई है सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकास्ट के दिलों दिमाग की वजह से, गाला की चेयरवुमन मोर्टिशिया एडम्स और हमारे अपने चहेते प्रिंसिपल बैरी डॉट। बियंका उन्हें स्टेज पर बुलाती है। बियंका मौका नहीं चूकती और जैसे ही वो अपना लॉकेट उतारती है डॉट समझ जाता है और अपनी जेब में लॉकेट देखता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। बियंका डॉट से कहती है, प्रिंसिपल डॉट प्लीज़ सभी को बताइए कि आपने आज की शाम को कैसे अंजाम दिया। डॉट मंत्रमुग्ध हो चुका था और वो अपने मुंह से सब बकना चालू कर देता है। शुरुआत हुई जब उसने हुक्म दिया बियंका को वो सायरन सॉन्ग से मोर्टिशिया को मजबूर करे अपनी माँ से एक मोटा डोनेशन मांगने के लिए, और जब ऐसे दाल नहीं गली तो उन्होंने बियंका की माँ को बंदी बनाया ताकि वो सायरन सॉन्ग से हेस्टर फ्रॉम को मजबूर करके उनकी दौलत निकला सके। साथ ही उन्होंने अपने मॉर्निंग सॉन्ग के पार्टनर गिडियन से वादा किया था कि पैसा आधा आधा बांटेंगे, पर डॉट को बांटना आता ही नहीं, इसलिए अब उसकी हड्डियां उसकी चिमनी में बन रही हैं और सारा पैसा अब सिर्फ डॉट का होगा। डॉट होश में आते ही समझ गया कि अब तो मर गए, इसीलिए वो बियंका का गला पकड़ लेता है। डॉट का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। नेवरमोर की सुरक्षा के लिए पुलिस भी यहाँ मौजूद होती है क्योंकि उस ज़ॉम्बी और दोनों हाइट का खतरा भी टला नहीं था। डॉट की उंगली से फायर हुई आग उसके सर पर टंगे झूमर की रस्सी में लग जाती है, लेकिन इस पर उसका ध्यान नहीं जाता। तभी एजेक्स पीछे से आता है और डॉट को स्टोन कर देता है। बियंका भी दूर हो जाती है। वो झूमर सीधा डॉट के ऊपर गिरता है। प्रिंसिपल डॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ होता है बैरी डॉट का खेल खत्म। इसे कहते हैं परफेक्ट क्लाइमैक्स। नानी माँ खुश हो जाती है और ये खुशी वो अपने परिवार से भी बांटती है। तभी यूजीन वहाँ आता है। आइजैक मिल गया है नेवरमोर के कब्रिस्तान में और पक्सली गायब है। पक्सली उस ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। आइजैक पक्सली के सामने आता है। पक्सली उसे देखकर खुश हो जाता है, पर उसे आइजैक के इरादे नहीं पता। आइजैक उसे किडनैप कर लेता है। वेडनेसडे और यूजीन जब तक वहाँ आते हैं बहुत देर हो चुकी थी। आइजैक पक्सली को लेकर जा चुका था, पर आइजैक ने पक्सली को बंदी क्यों बनाया वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे और सीन यहीं कट होता है। अब पुलिस और उनके कुत्ते पक्सली को ढूंढने में लग जाते हैं। वेडनेसडे जानती है किसी को पक्सली नहीं मिलेगा। आइजैक स्मार्ट है। वेडनेसडे की दुष्ट दृष्टि भी छुट्टी पर है और मोर्टिशिया एक डव है जिन्हें किसी के दोष नहीं दिखते। इसीलिए अब मिस वीम सलाह देती है कि उन्हें उनके परिवार की दूसरी रेवन की मदद लेना चाहिए, नानी माँ की। मोर्टिशिया अपनी माँ से मदद मांगती है। फिर तीनों माँ बेटी अपनी पिछली सारी शिकायतें बुलाकर एक रिचुअल करते हैं। काले सायों से संपर्क साधते हैं। उनका रिचुअल काम कर जाता है और वेडनेसडे को कुछ पल के लिए दृष्टि आ जाती है। वेडनेसडे ने अपने पेरेंट्स को कपाल वृक्ष के नीचे आइजैक को दफनाते देखा, पर मोर्टिशिया इस राज का खुलासा करती है जिस रात आइजैक के साथ हादसा हुआ था। गोमेज और मोर्टिशिया उसकी लैब में ही थे, याको टावर में। आइजैक को यकीन था उसकी मशीन फ्रांसोस को हमेशा के लिए ठीक कर देगी और उसे कभी भी हाइड बनने के डर में नहीं जीना पड़ेगा, पर उस मशीन को चलाने के लिए ढेर सारी ऊर्जा की ज़रूरत थी और उसके लिए आइजैक ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद ली, मतलब गोमेज एडम्स। उन दिनों गोमेज में उतनी ही बिजली दौड़ती थी जितनी अब पक्सली में दौड़ती है। गोमेज अपनी दोस्त की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, पर आइजैक ने उन्हें धोखा दिया। उसे गोमेज की पूरी शक्तियों की ज़रूरत थी। फ्रांसोस को बताए बगैर आइजैक उसकी जान के बदले में गोमेज की जान का सौदा कर रहा था और उसकी तैयारी में वो कपाल वृक्ष के नीचे गोमेज की कब्र तक खोद आया था। गोमेज मौत के बहुत करीब था, लेकिन सही वक्त पर दखल देकर मोर्टिशिया ने उसकी मशीन को ही बर्बाद कर दिया। फ्रांसोस धमाके से बच निकली, पर आइजैक नहीं बचा। और रही बात गोमेज की, तो उस हादसे ने उनकी आउटकास्ट शक्तियाँ छीन ली। नानी माँ को गोमेज हमेशा से एक नॉर्मी लगता था। आज उनका भी भ्रम दूर हो गया। इस सच को छुपाया गया क्योंकि गस स्टोनर्स ने मोर्टिशिया और गोमेज को धमकाया था। उन्होंने आइजैक को एक खुफिया लेब दी थी, अगर वो किसी से कुछ कहते तो वो उन्हें कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा देते। मोर्टिशिया और गोमेज ने आइजैक को उसी कब्र में दफनाया जो आइजैक ने गोमेज के लिए खोदी थी। इसका मतलब अब आइजैक फिर से वही कोशिश कर रहा है। वो ऊर्जा के लिए पक्सली को इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए उसने पक्सली को उठाया। मतलब कब्र पर अब पक्सली का नाम होगा। मोर्टिशिया और नानी माँ वेडनेसडे को इस खतरे से दूर जाने को कहती है, पर खतरों से खेलना तो उसका शौक है। अब सीन यूनिट पर आता है। एजेक्स और वो अब भी अच्छे दोस्त हैं। फिर एग्नेस यूनिट के पास आती है
उसने इनिड के लिए लड़कों की एक लंबी लिस्ट बनाई है, पर इनिड वेडनेसडे के कदमों पर चलकर अब प्यार से दूर रहेगी। अब एग्नेस भी वेडनेसडे और इनिड को गुड बाय कहती है, क्योंकि वो भी अब अपनी छुट्टियां मनाने जा रही है। उसके पिता उससे लेने आए हैं। यहाँ पुलिस को पक्सली के होने के सबूत मिलते हैं, बट ये बस आइजैक की उन्हें भटकाने की चाल है। वापस सीन वेडनेसडे और मिस वीम्स पर आता है। डोट अब जा चुका है। मिस वीम्स को अपनी चेयर पर वापस बैठकर बहुत अच्छा महसूस होता है। अब सीन यूजीन पर आता है। उसकी तितलियां मर चुकी हैं। इस प्रजाति की तितलियां 36 घंटों तक ही जी पाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद आइजैक वहाँ आता है। यूजीन की हवा टाइट हो जाती है। आइजैक ने यूजीन के जरिए वेडनेसडे को कुछ भेजा है, सिर्फ वेडनेसडे के लिए। उसमें एक मैसेज था, मिडनाइट कपाल वृक्ष के पास। आधी रात को वेडनेसडे कपाल वृक्ष के पास पहुंच जाती है, एक प्लान के साथ। वेडनेसडे ने आइजैक के लिए जाल बिछाया था। थिंक के हाथ में तीर कमान। आइजैक भी पक्सली को लेकर वहां जाता है। थिंक ज्यादा देर नहीं करता और आइजैक पर निशाना लगा देता है, लेकिन वो बच जाता है और टाइलर थिंक को पकड़ लेता है। यहाँ एक और बड़ा राज सामने आता है। थिंक असल में आइजैक का हाथ है। याको टावर में हुई घटना में मोर्टिशिया ने आइजैक का हाथ काट दिया था और फिर जन्म हुआ था थिंक का। यहाँ आइजैक उस हाथ को फिर से अपना बना लेता है और लिटरली उसे सिल लेता है। अब थिंक उसके काबू में है। आइजैक की टेलीकाइनेसिस से शक्ति और भी बढ़ जाती है और उसी शक्ति से आइजैक वेडनेसडे को कपाल वृक्ष के नीचे उसी कब्र में दफन कर देता है। बट अच्छी बात यह है कि एग्नेस ये सब देख लेती है। वो वापस लौट आई है। वो ऐसे मुसीबत के समय में अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकती। वो अकेले तो वेडनेसडे को उस कब्र से नहीं निकाल सकती, इसलिए वो जाती है इनिड के पास। इनिड यहाँ लुपिन केज में खुद को शांत करने के उपाय कर रही थी। एग्नेस इनिड को अपने साथ ले आती है। दोनों जल्दी से अपने हाथों से कब्र खोदने लगते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। इसीलिए अब वेडनेसडे को बचाने के लिए इनिड सबसे बड़ा डिसीजन लेती है। आज पूर्णिमा की रात थी, फिर भी इनिड अपने वेयरवुल्फ अवतार में आ जाती है, जबकि उसे पता है कि हो सकता है वो वापस इंसानी रूप में ना आ पाए। इनिड अपने फुल फॉर्म में आ चुकी थी। वो वेडनेसडे को निकाल लेती है। वेडनेसडे मौत के मुंह से वापस जिंदा लौट आती है और उसे होश भी आ जाता है। वो देखती है इनिड ने उसके लिए क्या किया, लेकिन इनिड वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे एग्नेस को उसके पीछे जाने को कहती है। फिर वेडनेसडे के पेरेंट्स और मिस वीम्स भी यहाँ आ जाते हैं। अब सीन आइजैक पर आता है। वो सब याको टावर में पहुंच जाते हैं। आइजैक उस कबाड़ खाने को फिर से ठीक करता है और उन मशीन्स को काम करने जैसा बना देता है। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स के साथ याको टावर आती है। उसे थिंक की सच्चाई नहीं पता थी और इस राज को थिंक से भी छिपाया गया। उसे भी अपने बारे में नहीं पता। यहाँ याको टावर में माहौल सेट है। सन की साइंटिस्ट और एक अजीब सी धुन बजने लगी थी। आइजैक अपना काम शुरू करता है। पक्सली बंधा हुआ है, इसलिए वो अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाता। आइजैक बिना देरी किए मशीन्स को चालू करता है, लेकिन इस बार प्लान चेंज हो गया है। आइजैक ने फ्रांसवॉस से वादा किया है कि उसकी जगह अब टाइलर होगा और ये बात टाइलर नहीं जानता। फ्रांसवॉस समझ चुकी है कि अब उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं। वो अब बूढ़ी हो चुकी है। आइजैक टाइलर को अपनी शक्ति से उस मशीन के नीचे बांध देता है। गोमेस पुलिस को खबर देने के लिए जाता है। मोर्टिशिया और वेडनेसडे आइजैक को रोकने के लिए। फ्रांसवॉस समझ चुकी थी वेडनेसडे और मोर्टिशिया उनके काफी करीब आ गए हैं। टाइलर को अपने हाइड होने से कोई दिक्कत नहीं, फिर भी फ्रांसवॉस और आइजैक उसे हाइड के श्राप से मुक्त कराना चाहते हैं। आइजैक मशीन ऑन कर देता है। वो मशीन पक्सली की बिजली की पावर्स खींचने लगती है। पक्सली तड़पने लगता है। टाइलर भी तड़प रहा था। आइजैक और फ्रांसवॉस का ध्यान मोर्टिशिया की तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठा के वेडनेसडे अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए टाइलर के करीब पहुंच जाती है। टाइलर भी बहुत ज्यादा तड़प रहा था। टाइलर कहता है, मुझे मार डालो, पर वेडनेसडे उसे बचा लेती है और फिर कहती है, निशाना चूक गया। फिर टाइलर अपने हाइड रूप में आने लगता है। वेडनेसडे पक्सली के पास जाती है। पक्सली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बाल बाल बचता है। टाइलर का गुस्सा इतना होता है कि वो अपने मामा मतलब आइजैक को उठा के फेंक देता है। उसकी माँ उसे शांत होने को कहती है। वेडनेसडे ये सब होते हुए उन्हें शांति से देखती है। टाइलर अपनी माँ को भी उठाकर पटक देता है। फिर फ्रांसवॉस भी अपने हाइड अवतार में आ जाती है और दोनों हाइट्स में फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों याको टावर की खिड़की से बाहर निकल आते हैं। आइजैक भी घायल हो चुका था। वो उन दोनों को लड़ते हुए देखता है। वेडनेसडे आइजैक की सारी मशीन्स को बर्बाद करने लगती है। फिर वो अपनी माँ और पक्सली के साथ निकलने लगते हैं, पर वो थिंक को कैसे छोड़ सकते हैं। आइजैक अपने आप को एक बार फिर से नाकाम होते हुए देख रहा था।
वेडनेसडे कुल्हाड़ी लेकर उसके करीब आती है और कहती है वो हाथ तुम्हारा नहीं मेरा है। तभी एक ब्लास्ट होता है और वहाँ सभी घायल हो जाते हैं। यहाँ दोनों माँ बेटे ऐसे लड़ते हैं कि लड़ते लड़ते ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं कि फ्रेंच फोर्स हार मान लेती है। टाइलर उनकी जान नहीं लेना चाहता था लेकिन वो खुद अपनी जान दे देती है। पुलिस भी ऐसे ही मौके पर आ जाती है और अपनी आंखों से फ्रेंच फोर्स की हाइट को छत से गिरते हुए देखती है। यहाँ आइजैक अपनी शक्ति से वेडनेसडे को जकड़ लेता है पर फिर अचानक उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है क्योंकि आइजैक थिंग पर अपना कंट्रोल खो रहा था। थिंग का भले ही एडम्स फैमिली से खून का नाता न हो पर उनका प्यार उसे खींच लेता है। आइजैक का हाथ उसी पर भारी पड़ जाता है और थिंग उसे इतना मारता है कि उसकी रूह कांप जाती है। थिंग उसका पुर्जा दिल निकाल लेता है और यहीं आइजैक की कहानी का दी एंड हो जाता है। थिंग कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने दम पर आइजैक के शरीर से खुद को अलग करता है और उसे उसकी फैमिली फिर से मिल जाती है। नेवरमोर में फिर से एक शांति की लहर आ जाती है। एट द एंड थिंग अपने अतीत को बुलाकर एडम्स फैमिली के साथ अपने भविष्य को चुनता है। मिस कैप्री और टाइलर को भी हम एक साथ टाइलर के पेरेंट्स की कब्र पर देखते हैं। इन दोनों का एक साथ होना क्या साबित करता है वो हमें सीजन 3 बताएगा। मोर्टिcia वेडनेसडे को आंट ऑफिलिया की जनरल देती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि राज रखने के अंजाम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। हर परिवार के कुछ काले राज होते हैं, एडम्स फैमिली के भी हैं। इन दोनों को साथ देकर मिस वीम्स को भी खुशी होती है। अब वो भी आराम कर सकती है। अब वेडनेसडे भी अंकल फेस्टर के साथ एक सफर के लिए निकली है, इनिट को ढूंढने और उसे बचाने। नेवरमोर में हंगामे और तबाही से भरा एक और साल पूरा हो गया। अधूरे सवाल गिद्धों की तरह अब भी छाए हुए हैं। वेडनेसडे ने टाइलर की गर्दन काटने की जगह उसके रिश्ते को काटे और क्या ये रहमदिली उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। रही बात वेडनेसडे के पेरेंट्स की, उनकी मुस्कान से उनके झूठ नहीं मिट सकते। क्या आंट ऑफिलिया की डायरी देकर उसकी माँ ने उस पर भरोसा किया या ये कोई मजबूरी भरी गुहार है? पर सबसे पहले इनिट को ढूंढना है, उससे वादा जो किया है। पर वापसी में वेडनेसडे के साथ कौन आएगा, इनिट या वो भेड़िया जो उसे निकल चुका है? वेडनेसडे को आंट ऑफिलिया की डायरी मिलते ही उसकी दिव्य दृष्टि लौट आना, आंट ऑफिलिया की साइकिक झलक दिखना। क्या इस बार वेडनेसडे का सामना आंट ऑफिलिया से होगा? अभी तो एडम्स फैमिली के कई काले राज खुलने वाले हैं। उनके राज ही तो एडम्स फैमिली की बुनियाद हैं, सड़ते गलते राज जो पनप रहे हैं। क्या इस अनजान सफर में वेडनेसडे हर झूठ हर फरेब का पर्दाफाश कर पाएगी या उसे मरना होगा? इसी के साथ अब छुट्टियों का समय है, एक्साइटमेंट भी बढ़ चुकी है। और एक राज की बात, आंट ऑफिलिया जिंदा है, वो भी नानी माँ की कैद में। और अंत में आंट ऑफिलिया चाहती है कि वेडनेसडे मस्ट डाई। लगता है सीजन 3 इससे भी ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है। अगर आपको वेडनेसडे सीरीज़ पसंद आई है तो यू मस्ट वेट फॉर सीजन 3। मुझे भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए।